हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट सीरीज में वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वाटर रिसोर्स जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के चलते और इस हिसाब से पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है, वाटर रिसोर्सेज को और वाटर का जो यूज बढ़ता जा रहा है, वाटर स्कैरसिटी, वाटर स्ट्रेस, ये तो आप सभी ने जो कॉमन वर्ड है सुने ही होंगे। तो इस जो ऑल अबाउट वाटर पोल्यूशन की सीरीज में हम जो कवर करने वाले हैं ए टू जेड अबाउट दी वाटर पोल्यूशन। अब यहां से आपका चाहे स्टेट पीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का हो, कोई भी क्वेश्चन आपका यहां से बाहर नहीं आएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है वो स्टेट पीसीएस के और यूपीएससी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब इसमें इंक्लूडेड है आपके। तो आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा जब आप देख लोगे तो आपका वाटर पोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो आपके पीटी के लिए हो चाहे वो मेंस के लिए हो, किसी भी एग्जाम स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए कंप्लीट कवर होगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉल्यूशन। ये हमारा पूरा अगर आप देखोगे हमारा कंटेंट इंडेक्स आप जिसे हम कहेंगे, इसमें आपका कंप्लीट कवर है, चाहे वो कंसेप्ट रिलेटेड है चाहे वो ग्लोबल सिनेरियो है, इंडियन सिनेरियो आप देख सकते हैं, या फिर जो इफेक्ट्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया में क्या है, वर्ल्ड वाइड क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स क्या है, वो सभी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हम हमारा है वाटर पोल्यूशन, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन की सीरीज में वाटर पोल्यूशन हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले जब हम वाटर पोल्यूशन को पढ़ रहे हैं तो वाटर रिसोर्सेज का जानना बहुत जरूरी है। वाटर रिसोर्सेज होते क्या है? वाटर रिसोर्सेज क्या है? सोर्सेज है जो ह्यूमंस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, अब कोई भी रिसोर्सेज रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनका हमारे लिए कुछ वैल्यूज है, तो वही तो रिसोर्सेज में काउंट होगा। तो जैसे अभी एयर है, एयर का हमें अब वैल्यू पता चली है, क्योंकि जब वो पोल्यूटेड हो गई है तो पता चला है कि ठीक है एयर भी अब स्केर्स होने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से हम पोल्यूशन लगातार बढ़ा रहे हैं तो एयर तो हमें नहीं मिल रही है फ्रेश। तो इसी तरीके से जो वाटर था, पहले इसका इतना ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं दिया गया था, बट जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और जिस हिसाब से हम पोल्यूट जो वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, हमें पता चलता है कि अब जो रिसोर्सेज है वो स्केर होने वाला है। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आर दी वेरियस टाइप ऑफ दी वाटर जो रिसोर्सेज है हमारे अर्थ पे फाउंड किए जाते हैं, वो किस तरीके के? अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें एब्सोल्यूट टर्म में 1.4 बिलियन किलोमीटर, क्योंकि ये तो ऐसा कोई फैक्ट है नहीं, बस हम बता देते हैं कि ये जो फैक्ट है 1.4 बिलियन किलोमीटर है। और दो तरीके के वाटर पाए जा रहे हैं, तो सोल्ट वाटर है और फ्रेश वाटर है। तो हमें सोल्ट वाटर पे ध्यान नहीं देना है, फ्रेश वाटर पे देना है। तो फ्रेश वाटर पे, क्योंकि हमारे लिए ह्यूमंस के लिए जो वैल्यू है वो फ्रेश वाटर की है। तो सोल्ट वाटर क्यों यूजफुल नहीं है, मैं बताऊंगा कि क्यों हम ड्रिंकिंग के लिए नहीं है या फिर अदर एक्टिविटीज के सोल्ट वाटर का हम यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम टोटली जो डिपेंडेंट है फ्रेश वाटर पे। तो एक थोड़ा सा सिनेरियो देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो है। अगर अर्थ पे वाटर की बात करते हैं, तो अगर आप बात करते हो तो जो सोल्ट वाटर है 96.5, लगभग लगभग 97% तक क्या है हमारा जो है वो क्या है, ओशियन वाटर है, मतलब सॉल्टी वाटर है। तो बाकी का जो रिमेनिंग आप देखोगे 2.5% वो फ्रेश वाटर। इस 2.5 में से भी अगर आप देखते हो तो हमारे पास ग्लेशियर्स और आइस कैप में लगभग लगभग अराउंड 70% तक जो है वो ग्लेशियर और आइस कैप में है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमारे जो रिसोर्सेज है, जो ग्लेशियर है वो लगातार रिट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज भी हमारा लगातार खत्म होता जा रहा है। ये भी एक चैलेंजेस बना। और यहाँ से यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है मेंस में भी, कि ग्लेशियर्स जो रिट्रीट कर रहे हैं इनका जो डाउन स्ट्रीम में क्या इंपैक्ट देगा, वो इंपैक्ट असेसमेंट आपको करना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन। तो ग्राउंड वाटर जो रिमेनिंग आप देखोगे 30% ग्राउंड वाटर है। अगर इस 2.5% का 70% और 30% ये है, तो लगभग लगभग 1.2% जो है सरफेस और अदर फ्रेश वाटर है, जिसपे हम ज्यादातर डिपेंडेंट है। और उस अगर 1.2% की अगर हम बात करते हैं, उसमें से भी अगर देखोगे ग्राउंड आइस और परमाफ्लोर, जिसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते उस लेवल तक, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंसी है हमारी वो लेक्स पे है। ठीक है, उसके बाद रिवर्स पे है, स्वैम्प और मार्सिस पे है। फिर आप देखोगे एटमोस्फेयर, ठीक है, एटमोस्फेयर में भी जो वाटर है जिसको हम वाटर वेपर बोलते हैं, वो आप देख लीजिए रिवर से भी ज्यादा है। रिवर की अगर आप बात करते हो तो 0.49% है, जबकि एटमोस्फेयर ज्यादा है। यहाँ से यूपीएससी पीटी में कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है, चाहे वो 2019 का हो या 2020 का हो। बहुत ये जो फैक्ट होते हैं इस तरीके के बहुत पूछे जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखने होंगे कि कहाँ पे कितना है। सोइल मॉइस्चर आप देख लीजिए 3.8% है, जबकि रिवर से ज्यादा है। तो ऐसा लगता है हमें कई बार कि रिवर में लेक से ज्यादा होगा, नहीं, लेक बहुत ज्यादा है रिवर में। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है कि अर्थ पे जो वाटर है वो किस किस रूप में और फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कहाँ कहाँ हम देखने को मिलता है, ये एक पूरा फैक्ट है।
अब देख लीजिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप का और नासा का ये पूरा स्टडी है जिसमें सॉल्ट वाटर को हमने देख ही लिया, फ्रेश वाटर्स है, फ्रेश वाटर में हमने देखा कि अराउंड 70 पर जो ये परसेंट था हमारा आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में, उसके बाद रिमेनिंग आप देखोगे ग्राउंड वाटर, जो रिमेनिंग आप 1% के करीब बचता है उसमें सबसे ज्यादा लेक्स में है, ठीक है, उसके बाद फिर वाटर इन सोयल में है, और अदर देखोगे तो रिवर्स का तो बहुत ही कम जो है कंट्रीब्यूशन है। अब देखेंगे सी वाटर, क्योंकि हम साल्टी वाटर को नहीं पढ़ रहे, तो सी वाटर हमारे लिए अनफिट क्यों है। अगर आप सी वाटर को जब पीते हो ना, जब आप साल्टी वाटर पीने की कोशिश करते हो, आप घर पे देख लीजिए जब आप नमक की चीजें खाते हो तो आप पानी की तरफ भागते हो, ठीक है। जैसे कई बार होता है कि मौसम अच्छा होता है, नमकीन या नमकीन चावल आप खाते हैं या फिर पकौड़े आप खाते हैं, तो क्या होता है कि आप पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगती है। तो पानी की प्यास क्यों लगती है, क्योंकि वो सोल्टी होता है। जब सोल्टी वाटर आपका पानी पिएंगे तो किडनी को जो है ब्लड से जो एक्स्ट्रा साल्ट होगा उसको हटाने के लिए मोर वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस मोर वाटर की रिक्वायरमेंट में क्या होगा, ऑस्मोसिस, और इससे वो डिहाइड्रेशन कोज करेगा, मतलब हमें और ज्यादा प्यास लगेगी। तो ठीक है, तो इसलिए सॉल्टी वाटर को हम नहीं पी सकते। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट के बीच में। तो 97% जो वाटर है आप देखोगे वो ओशियंस का वाटर है, उसको हम यूज क्यों नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। अब देखेंगे व्हाट आर द मेजर रीजन बिहाइंड द ग्रोइंग शॉर्टेज ऑफ द फ्रेश वाटर। ऐसे क्या रीजन है जो फ्रेश वाटर लगातार शॉर्टेज होता जा रहा है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है, इसमें देखा गया कि 2/3 ऑफ द जो ग्लोबल पॉपुलेशन है कुड बी अंडर स्ट्रेस ड्यू टू दी वाटर स्कैर्सिटी बाय 2025। 2025 ज्यादा दूर नहीं आने वाला है, और अराउंड आप देख लिए कितनी जो पॉपुलेशन है, अराउंड 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन वाटर स्ट्रेस और वाटर स्कैर्सिटी से फेस कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो चैलेंजेस होगा, और इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, वो वुमेन्स के ऊपर और चिल्ड्रंस के ऊपर होने वाला है, क्योंकि उनका जो मेजोरिटी जो टाइम होता है वाटर कलेक्शन में ही चला जाता है। आप देखो जो ड्राई लैंड्स एरिया है उनमें जो पॉपुलेशन होती है उनमें वुमेन्स का जो मेजर रोल रहता है वो वाटर के ऊपर रहता है। वो वाटर आने और जाने का ही समय उनका पूरा दिन चला जाता है। तो उनकी जो अदर प्रोडक्टिविटी, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे वो अदर एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात हो, वो सब उनका समय चला जाता है। अब देखेंगे वाटर स्ट्रेस से रिलेटेड हम थोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं कि वाटर स्ट्रेस क्या होता है और वाटर स्कार्सिटी क्या होता है। ये बहुत कंफ्यूजन है और मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के बीच में। अगर आप वाटर स्ट्रेस को देखोगे, वाटर स्ट्रेस क्या, बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। और वाटर स्कार्सिटी क्या है, वाटर स्कार्सिटी खाली आप देखोगे ये एक वॉल्यूम की बात करता है। अगर वाटर स्कार्सिटी का मैं बताऊं तो वॉल्यूमेट्रिक अवेलेबिलिटी, अगर वॉल्यूम कम हो जाती है तो तभी वाटर स्कार्सिटी आएगी। तो वाटर स्कार्सिटी को आप बता सकते हो कि किस रीजन में, ये ड्राई रीजन में रहेगी, आपकी जो ड्राई रीजन होगा वहां पे वाटर स्कैर्सिटी रहेगी। बट वाटर स्ट्रेस आपका जहां पे वाटर अबेंडेंस है वहां पे भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी को भी इन्वॉल्व करता है। जब आप क्वालिटी की बात करते हैं तो वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंटल फ्लो और एक्सेसिबिलिटी, अगर आपकी किसी वाटर से एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लाइक जैसे मैंने परमाफ्रोस्ट को बताया, परमाफ्रोस्ट में है लगभग आपका 20% के करीब है, अगर हम 1.2% की बात करें फ्रेश वाटर की, तो वो एक्सेसिबल नहीं है। तो जब एक्सेसिबल नहीं है तो इसमें बहुत ज्यादा गवर्नेंस का भी बहुत रोल प्ले रहता है। तो वाटर स्ट्रेस को आप देखोगे तो बहुत ब्रॉड टर्म है, और वाटर स्ट्रेस पे ही ज्यादा फोकस भी किया जाएगा, क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी नहीं, क्योंकि अदर फैक्टर भी इन्वॉल्व है, लाइक जैसे अगर रिस्क ड्यू टू द कंपनी ऑपरेशन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, रिस्क ड्यू टू द बेसिक कंडीशंस, तो बहुत सारे जो रिस्क आते हैं। तो वाटर रिस्क को हम समझते हैं। वाटर रिस्क क्या है, वाटर रिलेटेड जो भी फिनोमिना होंगे, जैसे वो फ्लड्स है, ड्रोट है, ठीक है, या वाटर रिलेटेड डिजीज होगा, तो वो सब क्या है, वाटर रिस्क में आएगा। उसमें कंपनी या बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। बिजनेस किसी भी तरीके का आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर को भी हो सकता है, ठीक है, अदर जो बिजनेस एंटिटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। अब देखेंगे फ्रेश वाटर शॉर्टेज के कुछ रीजन। आप देख सकते हैं कि ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको ध्यान रखने होंगे, आपके मेंस में बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। जैसे 4 बिलियन पीपल, अराउंड 2/3 ऑफ दी वर्ल्ड पॉपुलेशन, आप देख लीजिए वाटर स्कार्सिटी, जैसे मैंने बताया अभी, वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहे हैं, और 1 मंथ इन ईच ईयर ऐसा है, ठीक है। सम 700 मिलियन जो पीपल है कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय इंटेंसिव। जब वाटर स्कार्सिटी रहेगी, मतलब वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा, तो माइग्रेशन होगा। तो ये आप देख लीजिए किस तरीके से वाटर फोर्स माइग्रेशन हो रहा है, वाटर स्कैर्सिटी फोर्स माइग्रेशन हो रहा है, और उससे किस तरीके से जो वुमेन्स और स्पेशली चिल्ड्रंस अफेक्टेड होंगे, ठीक है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कुड बी लिविंग इन एरियाज फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी बाय अर्ली 2025। तो ये एक नियर चैलेंज है, और इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए वाटर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे फैक्ट एंड फिगर्स में कुछ विड्रो। तो अगर वाटर स्कार्सिटी को जैसे देखते हैं, यूनाइटेड नेशन वाटर किस तरीके से डिफाइन करता है, अगर 25% किसी जो रीजन से अगर हम रिन्यूएबल जो फ्रेश वाटर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको वाटर स्ट्रेस बोला गया है।
और यूनाइटेड नेशन वाटर 2021 की रिपोर्ट बोलती है कि 5 आउट ऑफ द 11 रीजन अगर वर्ल्ड वाइड देखे तो वाटर स्ट्रेस फेस करेगा, मतलब वो 25% से ज्यादा वाटर एक्सट्रैक्शन वहां पे हो रहा है। तो मतलब आप ज्यादा एक्सट्रैक्शन करेंगे तो जो रिप्लेस होगा, जो रिन्यूएबल्स होगा वो कम हो जाएगा। और अभी क्लाइमेट चेंज के चलते जिस तरीके से जो रेनफॉल हो रहा है, अदर चीजें हो रही है, वो अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। कभी इवेपोरेशन का रेट बढ़ गया है, ठीक है, जो रेनफॉल हो रहा है बहुत ही इरेटिक हो रहा है और बहुत ही इंटेंसिव हो गया है, तो उसका कलेक्शंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो उसके चलते बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस यहाँ पे एमर्ज हुई है। ये देखिए, अगर हम वाटर स्ट्रेस को देखें, ये रिपोर्ट में कहा गया है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, तो बोला है कि 2040 तक, 2040 तक जो रीजन्स है वो वाटर स्ट्रेस करेंगे। और इसमें इंडिया, आप देख सकते हो कि इंडिया भी वाटर स्ट्रेस जो है फेस करने वाला है बाय 2040 तक। तो इंडिया, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमें तो इंडिया को पूरा अच्छे से समझना होगा, तो इसलिए इंडिया क्योंकि फेस कर रहा है, तो आप एक्सपेक्ट करिए कि आने वाले जो पीटी या मेंस में क्वेश्चन वाटर रिसोर्सेज आपको बहुत जरूरी मिलने वाले हैं। आप देखिए कि हाई में आते हैं और एक्सट्रीमली हाई में आते हैं। इंडिया हाई में है, मतलब 40 to 80% जो हम वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब एक्सट्रैक्ट इतना ज्यादा होगा तो रिचार्जेबल नहीं होगा, फिर उसका रिचार्ज कम होगा। बल्कि एक्सट्रीमली हाई में देख लीजिए, ये जो रीजन है ना, ड्राई रीजन, आप देखोगे जो ड्राई रीजन होगा वो एक्सट्रीमली हाई में मिलेगा, इंडिया हाई रीजन में आता है। तो ये एक रिपोर्ट है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की। स्टैटिस्टिक है वो वाटर क्राइसिस का, आप देख लीजिए, जैसे मैंने बताया अभी 700 मिलियन पीपल क्या करेंगे, उनको एक्सेसिबल नहीं होगा वाटर, फिर उसकी वजह से 1 in 9 पीपल्स वर्ल्ड वाइड, आप देख सकते हो कि एक्सेस उनको क्लीन जो ड्रिंकिंग वाटर है वो नहीं ले पा रहे हैं। 80% इलनेस, जब वाटर बोर्न डिजीज की बात करते हैं, चाहे वो कोलेरा हो, डायरिया हो, टाइफाइड हो, उससे रिलेटेड आप इलनेस देख सकते हो। उस तरीके से आपकी जो स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल्स में जो रेट रहेगा बच्चों का, वो भी बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट हो रहे हैं। ओवर 1 और 2 ऑफ दी डेवलपिंग कंट्रीज जो फेस कर रही है, डेवलपिंग कंट्रीज क्यों फेस कर रही है, क्योंकि उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होता, चाहे वो टेक्नोलॉजी के लिए, फाइनेंशियली उसको मैनेज नहीं कर पाते सिचुएशंस को। तो ओवरऑल आप देखोगे डेवलपिंग कंट्री फेस ज्यादा करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि इस वाटर स्कार्सिटी और वाटर जो क्राइसिस जो चल रही है उससे डेवलप कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं हिट नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। और इस इन्फोग्राफिक को देखते हुए, वैसे तो आपको इन्फोग्राफिक बहुत अच्छी पसंद आई होंगी ना, सब इन्फोग्राफिक बहुत अच्छे से मैनेज किया है मैंने अपनी टीम के साथ। तो ये बहुत अच्छी इन्फोग्राफिक है, आपको जो मेमोरी है ना आपकी, याद रखने में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि जो लिखा हुआ फैक्ट होता है ना वो बेसिकली याद ही नहीं रहता है। और इस तरीके से जब इन्फोग्राफिक को देखते हो तो बहुत कंटेंट हमारे याद, जैसे आप अभी देखोगे इसमें ग्रीन आपको पोर्शन अफ्रीका दिख रहा होगा, तो जब ग्रीन पोर्शन आपको अफ्रीका दिख रहा होगा तो अफ्रीका में आपको लगेगा कि वाटर स्कैर्सिटी अभी नहीं है। जब हम ग्रीन पोर्शंस को यहाँ पे देखते हैं तो ओनली आप देखोगे 22 से 32% तक जो लोग हैं वो वाटर स्कैर्सिटी से अफेक्टेड है, मतलब अभी अफ्रीका बचा हुआ है। बट अभी आप पूरे ग्लोब को अगर आप देखते हो, चाहे वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज है, एशिया तो सबसे अफेक्टेड है। 452 जो मिलियन पॉपुलेशन है वो वाटर स्कैर्सिटी को फेस कर रही है, जबकि अमेरिका और जो नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिका जो है वो भी वाटर स्कैर्सिटी अफेक्टेड है। और आप देखोगे जो ऑस्ट्रेलिया है, सब क्योंकि मेजर पोर्शन इसका आपका डेजर्ट है, तो वाटर स्कैर्सिटी यहाँ पे भी नहीं रहेगी, बहुत ही कॉमन है ऑस्ट्रेलिया में वाटर स्कैर्सिटी आप देखोगे। बल्कि आप जब पॉपुलेशन का कंपैरिजन करते हो, क्योंकि 7 मिलियन पॉपुलेशन आप देखते हो, फिर आपके माइंड में आएगा कि यहाँ पे तो ओनली 7 मिलियन पॉपुलेशन है और यहाँ पे 109 मिलियन पॉपुलेशन है। बट आप कैसे, दोनों में डिफरेंसेस कैसे है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी तो कम है ना। तो अगर हम टोटल परसेंटेज देखें तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन को देख रहे हैं, क्योंकि ये परसेंटेज पॉपुलेशन अफेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फैक्ट देख सकते हैं। और ये बहुत ही कॉमन है कि आने वाला जो समय है उसमें बोला जाता है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है वो पानी के ऊपर होने वाला है। और हम इंडिया के अगर कंटेक्स्ट में देखें तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के बीच में वाटर को लेकर के, रिवर्स को जो शेयरिंग एग्रीमेंट्स को लेकर के हमेशा कहीं ना कहीं टसल बनी रहती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आप इस इन्फोग्राफिक से, इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वाटर स्कैर्सिटी है वो रीजनल ना रह करके ग्लोबल फिनोमिना हो गई है। इसलिए ये जो वाटर सिचुएशंस है इसको हम कैसे टेकल कर सकते हैं, इसके लिए ग्लोबल एग्रीमेंट, ग्लोबल प्रोटोकॉल हमें चाहिएंगी, क्योंकि हम रीजनल लेवल पे इस चीज को नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का भी एक बहुत बड़ा रोल है वाटर स्कैर्सिटी में। तो वाई वाटर शॉर्टेज, अगर हम वाटर शॉर्टेज की बात करें तो सबसे पहले तो देख ही सकते हैं कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में आपको पता है कि इंडिया और चाइना किस तरीके से पॉपुलेशन शेयर करते हैं, और एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो वाटर कंजप्शन बढ़ेगा, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा
बढ़ेगी तो उनको फीड करने के लिए एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन भी होगा। और आप देख सकते हो कि इरिगेशन अराउंड 70% ऑफ द जो वाटर यूज है वो इरिगेशन में हो रहा है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हमें पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए और फिर अदर रिसोर्सेज भी हम लेंगे, तो उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो अराउंड वहां पे देखोगे आप, अराउंड वहां पे 25% वाटर यूज वहां पे हो रहा है। ठीक है, तो हाउस होल्ड वाटर यूज हो रहा है। तो इस तरीके से लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंजप्शन वाटर का बढ़ना लाजमी है। फिर देखोगे आप, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ी है और हम जो ह्यूमन सिविलाइजेशन आप कहते हो, हम सिविलाइज हुए ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हम रहे हैं, वहां पे हमने गंदगी फैलाई है। तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज को भी नहीं बख्शा है इस केस में। तो आप देखोगे हमने जो पोल्यूटेड करना चालू किया है, चाहे वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के थ्रू है, चाहे वो अदर किसी भी वेस्ट के थ्रू आप देखोगे, तो इससे क्या हुआ है कि जो क्लाइमेट इंड्यूस हार्मफुल एल्गल ब्लूम तो हुई है, बट नाइट्रेट और फॉस्फेट्स का जब कंटामिनेशन वाटर बॉडीज का हुआ है, हैवी मेटल कंटामिनेशन हुआ है, तो उससे भी पोल्यूटेड हुआ है। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ द चेंजिंग क्लाइमेट आप देख सकते हो, टेरेस्ट्रियल वाटर शॉर्टेज आप देख सकते हो, वाटर हेल्ड इन सोयल, स्नो एंड आइस, हर जगह आप देख सकते हो। और ये रिपोर्ट्स में ये भी पाया गया कि अगर हम अंटार्कटिका तो कितनी दूर है, वहां पे भी पॉलीथीन्स के जो है रिमेन्स पाए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी दूर वो कंटिनेंट है, वहां पे भी मतलब जो है कहीं ना कहीं फुटप्रिंट है हमारे पोल्यूशन के रूप में, अगर आप देखते हो। तो ये एक बहुत ही वाटर जो शॉर्टेज है बहुत ही ग्लोबल चैलेंज बना हुआ है कंट्रीज के सामने। तो आप वाटर यूज को देखते हैं अगर हम सेक्टर वाइज, तो एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा है 69% अराउंड, इंडस्ट्री उसके बाद है, और फिर है डोमेस्टिक यूज के लिए। तो ये भी एक फिगर आ सकता है आपके पीटी में कि किस में सबसे ज्यादा वाटर यूज होता है। तो वाटर सिनेरियो को थोड़ा देखें तो आप देखो कि किस तरीके से, अगर आप देखोगे यूज जो बढ़ा हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, तो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन, जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर एक्सपेंशन में सबसे ज्यादा यूज हुआ। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपको मिलेगा जो सीडीओ वाला पोर्शन, ये ग्राउंड वाटर है। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है। और एग्रीकल्चर में भी इंडिया जो है सबसे ज्यादा वाटर यूज करती है, चाहे वो ग्राउंड वाटर की बात की जाए, चाहे वो सरफेस वाटर की बात की जाए। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री और फिर म्युनिसिपैलिटीज यूज करती है। अब हम डिस्कस करते हैं वाटर पॉल्यूशन को। तो जब वाटर पॉल्यूशन को डिस्कस करते हो, ये पिक्चर, इस तरीके की पिक्चर आपको याद आती होंगी कि किस तरीके से जो इंडस्ट्री है अपना जो एफ्लुएंट्स है या फिर जो गंदा पानी है वो किस तरीके से जो वाटर बॉडीज होती है नियर बाई, उनमें वो छोड़ देती है, जिसके चलते वाटर पॉल्यूशन होता है। तो हाउ डू डिफाइन वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन वाटर्स है या फिर अदर्स, वर्ल्ड बैंक है, वाटर पॉल्यूशन को डिफाइन करती है। तो वाटर पॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि एनी चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज है, उनकी प्रोडक्टिविटी है वाटर की, क्वालिटी ऑफ द वाटर विच हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए वाटर पॉल्यूशन हुआ है, मान लिया हैवी मेटल कंटामिनेशन हुआ है या एल्गल ब्लूम हुआ है, तो आप देखोगे जो भी लिविंग क्रिएचर्स है या मरीन पॉपुलेशन है या फिर अदर टेरेस्ट्रियल पॉपुलेशन, क्योंकि हर किसी का वाटर पे डिपेंडेंस है, क्योंकि हर किसी को वाटर तो चाहिए, क्योंकि हर किसी को प्यास लगती है, वाटर पीना है। तो उस वजह से जो भी लिविंग क्रिएचर इफेक्ट हो रहे हैं, अगर इकोलॉजी इफेक्ट हो रही है अगर, तो इसका मतलब वाटर पॉल्यूशन है। तो वाटर पॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए सर्टेन जो ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक WHO है, इंडिया में आप देखोगे जो ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स है, वो क्या करते हैं, CPCB के साथ मिलकर के वाटर स्टैंडर्ड्स तय करते हैं कि वाटर्स में जो मेनली जो कंटामिनेशन है, क्योंकि कोई भी वाटर ऐसे तो पूरा पूरा रिच नहीं होगा, बट एक लेवल डिफाइन किया गया है कि जिसका, क्योंकि हमने वाटर पॉल्यूशन को देखा है कि उसका हार्मफुल इफेक्ट देखा जाता है। तो सर्टेन लिमिट्स डिसाइड की गई है कि अगर हार्मफुल इफेक्ट नहीं डाल रही है, तो अगर उन सर्टेन लिमिट से ऊपर जाता है तो हार्मफुल इफेक्ट है, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड्स तय किए जाते हैं। ठीक है, तो पोल्यूटेंट्स एंटरिंग वाटर बॉडीज गेट डिसॉल्व, रिमेन सस्पेंडेड और डिपॉजिटेड इन द वाटर बेड्स। वाटर बेड में डिपॉजिट हो जाता है, रिमेन रहता है हमेशा। तो इस तरीके से हम वाटर पोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखेंगे फैक्ट एंड फिगर्स। तो अगर हम यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का प्रोग्राम्स है, 2 मिलियन टन ऑफ द ह्यूमन वेस्ट इज बीइंग ड्रेन इनटू द वर्ल्ड वाटर्स एवरी डे। आप देख सकते हो कि कितना 2 मिलियन टन जो है लगातार आप देख रहे हो कि बिना किसी भी ट्रीटमेंट के जो है वो वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। तो वर्ल्ड वाटर जो असेसमेंट प्रोग्राम्स है आल्सो स्पेसिफाइज दैट इन डेवलपिंग नेशन 70% ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डंप डायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज, दस पोल्यूटिंग द। अब ऐसा क्यों है, डेवलपिंग नेशंस में क्यों है, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस में कहीं ना कहीं तो टेक्नोलॉजी आप देख लो, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज देख लो। अब इंडिया में ही देख लीजिए, दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में जब वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर था उसके स्टैंडर्ड्स लिए गए और देखा गया कि दिल्ली में जितने भी मापन थे वो सभी फेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि
जो म्यूनिसिपैलिटीज है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उस चीज को करने के लिए, वो इतनी कैपेबल ही नहीं है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली देख लीजिए, फाइनेंशियली देख लीजिए। तो जो मेजर इन्फ्लुएंस होते हैं वो डायरेक्टली जो वाटर बॉडीज होते हैं उनमें छोड़ दिए जाते हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन और ज्यादा एग्रेवेट हो जाता है। तो वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम के हिसाब से देखें तो ये यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, ठीक है। 2000 में ये आया था, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉल पे ये प्रोग्राम लेकर के आ गया। तो क्या वर्ल्ड वाटर जो असेसमेंट प्रोग्राम से एक रिपोर्ट निकालता है उस चीज पे, हर साल रिपोर्ट निकालता है यूनेस्को, ठीक है। जो डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है वर्ल्ड वाटर असेसमेंट्स की, वो देखते हैं कि कितना पोल्यूशन है, वाटर स्कैसिटी, वाटर स्ट्रेस किस तरीके से कोज हो रहा है, वो सब सिचुएशन इसमें देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मीट द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन मेंबर्स, जितने भी यूनाइटेड नेशन मेंबर्स है उनकी वाटर से रिलेटेड ग्रोइंग डिमांड है उसको देखेंगे वो किस तरीके से, ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर वाइडर रेंज ऑफ पॉलिसी रिलीवेंट टाइमली एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन वेरियस फील्ड्स में, तो वो क्या करते हैं टेक्नोलॉजिकली, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट की एंड मैनेजमेंट इन दी पर्टिकुलर थ्रू दी प्रोडक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट निकालते हैं ताकि एक इंफॉर्मेशन जो नेशंस को प्रोवाइड कर सके, ताकि जो नेशनल एक्शंस हैं उन पे लिए जा सके, ठीक है। तो ताकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो साथ में आए और देखे कि वाटर पोल्यूशन एक चैलेंज बना हुआ है, तो इस पे एक एक्शन लेने की जरूरत है। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन, सबको पता है कि जो वाटर पोल्यूशन होते हैं पॉइंट सोर्स होते हैं और नॉन पॉइंट सोर्स होते हैं। तो पॉइंट सोर्स पोल्यूशन क्या होता है, जिसका हमें पता होता है कि डायरेक्टली किसी इंडस्ट्री से आ रहे हैं, तो वो पॉइंट हो गया जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यूनाइटेड जो यूएसए की जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है वो डिफाइन करती है कि जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। बट नॉन पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन क्या होते हैं, जिनका सोर्स आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, मतलब वो किसी न किसी अदर रूप में आ रहे हैं, जैसे लीचिंग हो रही है, ठीक है। या फिर मान लिया जैसे एग्रीकल्चर में हम पेस्टिसाइड्स है या फिर अदर तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स है वो अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है लीचिंग के थ्रू क्या हो रहा है, नियर बाई वाटर बॉडीज में लीच हो जाते हैं। या फिर इंडस्ट्रीज है या फिर अदर लाइव स्टॉक इंडस्ट्रीज है, तो वहां से क्या हो रहा है कि उसका हम पॉइंट बेसिकली क्या है वो नहीं कर सकते, ठीक है। वो अदर जैसे विंड के थ्रू है, वाटर के थ्रू है, तो जो ड्राइवर होंगे पोल्यूशन के उनके थ्रू क्या हो रहा है, पोल्यूशन वाटर बॉडी में आ जा रहा है। तो चैलेंज मेन कौन होगा हमारे लिए, पॉइंट सोर्स होगा कि नॉन पॉइंट सोर्स होगा। अभी तो पॉइंट सोर्स भी है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है डायरेक्टली जो 7% जो हमारा जो एफ्लुएंट्स होता है इंडस्ट्री वो डायरेक्टली रिलीज कर देती है वाटर बॉडीज में। बट मेन चैलेंज है नॉन पॉइंट्स, क्योंकि जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो मेन चैलेंज है। और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत पड़ेगी इस चीज को आइडेंटिफाई करने में। तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स जो न्यूज आर्टिकल्स है, एयर पोल्यूशन इज नॉट ओनली द मीनेंस, हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन, चूंकि हमें दिखता है कि एयर पोल्यूशन मीनेंस है, बट ऐसा नहीं है। आप देखोगे 72% जो अर्बन सीवेज है लेफ्ट अनट्रीटेड इन फ्रेश वाटर बॉडीज। तो जो फ्रेश वाटर बॉडी जो हमारे लिए पहले ही स्केर्स है, और उसमें 72% तक जो है अनट्रीटेड वेस्ट, जो वेस्ट वाटर है वो रिलीज कर देते हैं। तो ये क्या है कि इस तरीके की मूर्खता है, वो समझ नहीं आती कि अभी भी हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं और इस तरीके का हम पोल्यूशन कर रहे हैं। लगातार जो पॉपुलेशन का जो प्रेशर है नेचुरल रिसोर्सेज पे वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और फिर भी हम इस तरीके के एक्शन लेने में नाकामयाब है। तो ये एक सोचने वाली बात है। अब देखेंगे इंडियाज वाटर पोल्यूशन को, अगर हम मीनेंस को देखें तो आप देख सकते हो कि इस जो इन्फोग्राफिक्स आप देख सकते हो कि रूरल पॉपुलेशन है अराउंड 65% से, बट वो इसका जो वेस्ट वाटर जनरेशन है वो अराउंड 35% से। बट जब अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं अराउंड 35% से, बट 65% जो वेस्ट जनरेशन हो रहा है वो है। और लगभग आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स है, ट्रीटेड जो वाटर है ओनली 28% है, और अभी भी अनट्रीटेड, मतलब अभी भी आप देख सकते हैं कि 72% अनट्रीटेड वाटर। तो कितना बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, और इंडिया को इस चैलेंज को आने वाले समय में टेकल करना पड़ेगा। अगर वाटर रिलेटेड जो पोल्यूशन है या फिर अदर चैलेंजेस है उनको अगर टेकल करना है, टाइमली एक्शन हमें लेना पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के साथ देखें तो वाटर पोल्यूशन इज किलिंग मिलियंस ऑफ इंडियंस। आप देख सकते हैं क्योंकि वाटर रिलेटेड जो डिजीज हो रही है, ठीक है, उस तरीके की जो वाटर बोर्न डिजीज है वो मिलियंस को डाई कर रहे हैं। हेयर्स हाउ टेक्नोलॉजी और रिलायबल जो डेटा है कैन चेंज दैट। इसलिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे हमने बताया अभी जो वर्ल्ड वाटर जो असेसमेंट डेवलपमेंट जो रिपोर्ट थी वो इन्फॉर्मेशन रिलीज करती है इसी तरीके से। बट टेक्नोलॉजी का रोल बहुत आने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही है जो, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट्स है वो सब क्या है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है। तो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से ही हम अपने जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, जो स्केर वाटर रिसोर्सेज है, हम उनको बचा सकते हैं।
अब देखेंगे इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक एंड ह्यूमन कॉस्ट ऑफ द टॉक्सिक वाटर बॉडीज। ये तो आपको सभी को पता है, क्योंकि जब वाटर पॉल्यूशन होगा तो उससे हर एक्टिविटी अफेक्ट होंगी, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, चाहे वो हाउस होल्ड एक्टिविटी की बात कीजिए, ठीक है। लगातार आप देखोगे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो लगातार इफेक्ट होगी इस चीज से, तो इसका इंपैक्ट बहुत है। अगर हम ए रिसेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से देखें, वो सजेस्ट करती है कि रिलीज ऑफ द पॉपुलेशन जो पोल्यूशन है अप स्ट्रीम लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ इन द डाउन स्ट्रीम एरियाज, reducing the GDP growth in these regions by up to 1/3। आप देख सकते हो कि कितना, मतलब 33% तक जीडीपी इफेक्ट कर सकती है वाटर पोल्यूशन, क्योंकि वाटर पोल्यूशन से अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी हैम्पर होती है। और हेल्थ ह्यूमन कॉस्ट आप देख सकते हो, क्योंकि जब हेल्थ नहीं होगी तो इससे क्या होगा, जो क्योंकि हम एसेट है ह्यूमन, क्योंकि जब उनकी हेल्थ गड़बड़ होगी तो डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपैक्ट होने वाली है। तो आप देख सकते हो कि ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, क्वालिटी अननोन द इनविजिबल वाटर क्राइसिस, तो ये क्या है, इनविजिबल वाटर क्राइसिस। तो आप देख सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन आपने देखा होगा कि जो शहर के एरिया होते हैं, अर्बन एरियाज होते हैं, इस तरीके की सिचुएशंस रहती है। नियर बाई जो वाटर बॉडीज होते हैं, चाहे वो रिवर है, यमुना पोल्यूशन की बात कर लीजिए, यमुना रिवर में है, गंगा रिवर में, तो इंडिया की तो ऑलमोस्ट सभी रिवर क्या है, पोल्यूटेड हो चुकी है, जो अर्बन एरिया से गई हुई है। तो इस तरीके की सिचुएशन मिलती है, क्योंकि हम जो अपना वेस्ट है उसको ट्रीट ही नहीं कर पा रहे हैं। अब देखते हैं मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स। तो जो मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स में कर सकते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड एंड सेडिमेंट में कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कर सकते हैं, थर्मल पोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपके पीटी और एज वेल एज मेंस में। तो ये क्या है, मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स। अब देखेंगे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की हम बात करते हैं। जब आप ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स मींस जो लिविंग जो हमारे बींग्स होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, उनका जो वेस्ट होता है, या फिर म्यूनिसिपल या हाउस होल्ड जो वेस्ट होता है, जैसे लीव्स है, ग्रासेस है, ट्रैश है, अदर हाउस होल्ड वेस्ट, जब वो रिलीज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज में, क्या होता है कि ऑर्गेनिक जो कंटेंट है वाटर बॉडीज में वो लगातार बढ़ता चला जाता है। तो जब ऑर्गेनिक कंटेंट लगातार बढ़ेगा तो उनका डिकम्पोजिशन होगा। अब डिकम्पोजिशन जो होगा वो कौन करेंगे, जो बैक्टीरिया, अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसका लगातार यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर बॉडीज में होगा उतना ही डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करेंगे, और इससे क्या होगा, जो वाटर में जो वाटर बॉडीज है उसमें जो वाटर की जो ऑक्सीजन की जो कंटेंट है वो कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिप्लेटेड हो जाएंगे। दिन में तो फिर भी जो है सनरेज पास कर पाएंगे, बट जब रात का समय होगा तो क्या होगा, सिचुएशंस आ जाएगी। तो हम मेजर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, मेजर जो पोल्यूटेंट्स है फ्रेश वाटर्स के, उसमें देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है, लाइक जैसे जो हमारे हाउस होल्ड का जो वेस्ट है या फिर ग्लासेस है, ट्रेस है, जब इनका कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक मैटर्स का जो कंसंट्रेशन है वो लगातार वाटर बॉडीज में बढ़ता है, तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन की लगातार डिमांड करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर में वो बहुत कम हो जाती है एट लेवल। तो इससे क्या होता है, हाइपोक्सिया या फिर हम बोल सकते हैं सफोकेशन हो जाती है। तो इससे क्या होगा, मास किलिंग्स आपको देखने को मिलती है, जैसे मास किलिंग ऑफ द फिश या अदर जो लिविंग और मरीन क्रिएचर्स में आपको देखने को मिलेगा। अब देखेंगे इससे जो इफेक्ट है वो है यूट्रोफिकेशन। वाटर बॉडीज में आप देखोगे जब जो फोस्फोरस है और नाइट्रेट का जब कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता है तो क्या होता है कि जो फोस्फेट है और जो नाइट्रोजन है वो क्या क्या काम करते हैं, जो एल्गल ब्लूम्स है उसके लिए क्या काम करते हैं, वो फीड का काम करते हैं। तो उसको क्या करते हैं, जैसे अगर फूड प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी क्या होगी, एक्सप्लोजिव ग्रोथ होती है। तो एक्सप्लोजिव ग्रोथ होने से क्या हो रहा है कि पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेता है। तो ये हम देखने वाले हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे जो डाउन टू अर्थ में है, डिटर्जेंट्स थ्रेटन्स दी इंडियाज वाटर बॉडीज। और अभी आपने देखा होगा यमुना रिवर में फ्लोटिंग, क्योंकि अभी छठ पूजा का जो महोत्सव है वो हुआ है,
तो छठ पूजा में एक पूरा पॉलिटिक्स का पूरा रीजन बना हुआ था कि क्यों ऐसा हो रहा है, और लगातार जो अब हमारी गवर्नमेंट है वो काम कर रही है उस चीज को, बट अभी भी हम उसको कम नहीं कर पाए हैं। तो वो जो मेन रीजन से आ सकता है कि यमुना में फ्लोटिंग का मेन का जो कारण है वो क्या है, वो फॉस्फोरस को लेकर के है। तो हमारे जो डिटर्जेंट्स है, क्योंकि जो घरों में यूज होता है उसमें फॉस्फोरस जो है मेन उसका वो रीजन है। तो जब हम यूट्रोफिकेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, जैसे डीएपी आपने सुना होगा, डाई अमोनियम जो फास्फेट्स है, या फिर जो यूरिया है, नाइट्रोजन के जो फर्टिलाइजर्स है, जब उनको एग्रीकल्चर में यूज करते हैं तो क्या होता है कि नॉन पॉइंट सोर्स का पोल्यूशन मैंने आपको बताया। अब लीचिंग होगी, लीचिंग होने के थ्रू, या फिर मान लिया अगर क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है तो वाटर क्या होता है कि अभी इरेक्टिक रेनफॉल्स हो रहा है, तो रेनफॉल जब ज्यादा होगा रेनफॉल, तो रेनफॉल के चलते क्या होगा, रन ऑफ और लीचिंग की सिचुएशन के चलते नियर बाई वाटर बॉडीज में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है कि जो एल्गी होती है उसकी जो पूरा जो सरफेस होता है उसको कवर कर लेती है। तो जैसे ही एल्गी पूरी सरफेस को कवर करेगी तो आप देखो ब्लॉक हो जाएगी सनलाइट। जब सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी तो जो अदर जो मरीन क्रिएचर्स होंगे, फोटोसिंथेसिस होगा, वो बंद हो जाएगा। जब फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैसे बनेगी? ठीक है, तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस मेन सोर्स है अगर ऑक्सीजन बनने का हम देखें, तो क्या होता है इससे एल्गी डाइज या फिश सफोकेट कर जाती है। तो ये यूट्रोफिकेशन आप देख सकते हैं। फिर आप देखोगे यूट्रोफिकेशन में ये अलग इंफोग्राफ है जो मैंने आपको दिया है, किस तरीके से ये भी इसमें नाइट्रोजन से या फॉस्फोरस है किस तरीके से वाटर में जाते हैं, और एल्गल ब्लूम किस तरीके से जाती है, और सन की जो रेज होती है वो किस तरीके से उनको ब्लॉक कर देती है। तो मेन काम जो है, मेन जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ना मेनली, वो क्या हुई, वो बिल्कुल स्टॉप हो गई, और जिससे क्या हुआ, फिश या अदर जो मरीन क्रिएचर्स है वो सफोकेट कर जाते हैं। तो यूट्रोफिकेशंस क्या है, एक मैन मेड डिजास्टर्स है। ठीक है, यूट्रोफिकेशंस क्या है, मैन मेड डिजास्टर है। इसको हम कल्चरल यूट्रोफिकेशंस भी कहते हैं, क्योंकि जो मैन है ना, वैसे तो ये नेचुरल प्रोसेस भी है, ओवर द टाइम पीरियड्स होता है, बट मैन की जो इंटरवेंशन है उसने इसको क्या कर दिया, एक्सेलरेटेड कर दिया है और एग्रेवेटेड कर दिया है सिचुएशंस को। तो इसके चलते क्या हुआ है कि एक्सेसिव प्लांट्स एंड एल्गल ग्रोथ हो जाती है और सनलाइट को ब्लॉक कर देती है। इससे क्या होता है, जो अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। तो मेन इम्पैक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन के अगर आप देख सकते हो तो इकोलॉजिकल भी है, सोशो इकोनॉमिक भी है, क्योंकि जो हम हैं वो वाटर बॉडीज पे तो डिपेंडेंट रहते ही है, चाहे वो फिशरीज को लेकर के हो या फिर अदर जो इंडस्ट्रीज है वो वाटर पे, तो सोशो इकोनॉमिक उसका इम्पैक्ट भी होगा, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होगा। डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंप्लीटली आप देखो बहुत तरीके से हैम्पर करेगा। चेंज इन द स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शनिंग ऑफ द मरीन इकोसिस्टम, जो फंक्शनिंग है उसको चेंज कर देगा। वाटर बॉडीज आप देखोगे कंप्लीटली डेड हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके के सिचुएशंस मिलेंगे आपको कि इकोलॉजिकल और सोशो इकोनॉमिक जो उसकी इम्पैक्ट है बहुत बड़े स्केल पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक जो पोल्यूटेंट्स है, अब देखिए ऑर्गेनिक पोल्यूशंस ऑफ द रिवर्स कंबाइंड थ्रेड ऑफ द अर्बनाइजेशन, लाइव स्टॉक फार्मिंग एंड द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो अब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज तो जो सिचुएशंस हुई है उसने और ज्यादा एग्रेवेट कर दिया है। तो जो एक्टिविटीज है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट जो फैक्टर्स है, ड्राइवर्स है, अब वो कंबाइनली एक्ट कर रहे हैं वाटर बॉडीज पे। तो अर्बनाइजेशन हो गया, फिर लाइव स्टॉक्स हो गया, तो इस तरीके से पूरा चेंज हो रहा है सिचुएशन। देखो, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट इन द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का लगातार जो है वो हमारी वाटर बॉडी में पाए जा रहे हैं। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और क्यों हमें इनसे इतना चैलेंज है? तो आप देखो, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की जब हम डिफाइन करेंगे तो आप समझ जाओगे कि क्यों इनसे हमें इतना चैलेंजेस है। तो सबसे पहले तो वाइड स्प्रेड एक्रेंस, क्योंकि जो यूज हम कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, वाइड स्प्रेड एक्रेंस इनकी। लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस है, अब लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस, क्योंकि ये जल्दी से नहीं जाते। जब एक बार एनवायरमेंट में अगर इनकी एंट्री हो गई तो ये लंबे समय तक एनवायरमेंट में रुकते हैं। तो लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि एयर से या विंड जो वाटर है उनके थ्रू क्या हो रहा है, इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो जिस सोर्स, जिस एरिया में ये ओरिजिन हुए वो वहीं तक लिमिटेड नहीं रहते हैं। तो वो क्या हो रहा है, बहुत दूर तक उनका जो होता है। मान लिया अगर नॉर्थ अमेरिका में है तो ये अदर कंटिनेंट में भी एक्सपेंड हो सकते हैं। हाई बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है वो मैं लेटर जो स्लाइड उसकी डिफाइन करूंगा। तो हाई बायो एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है, पोटेंशियली सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन दी ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। तो आप देख सकते हो कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स किस तरीके से एक नया चैलेंज जो है फ्रेश वाटर बॉडीज के लिए बन गया है। तो अब देखेंगे सम एमर्जिंग जो पीओपी है, आप देखोगे जैसे आपने नाम सुने होंगे इनके, ठीक है, पॉली ब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल एथर्स का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, पर फ्लूरो जो ऑक्टेन सल्फोकेट्स है, पीएफओएस होते हैं, ठीक है, पॉलीसाइक्लिक जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सान्स एचसीएच है, तो ये डीडीटी है। ये इंपॉर्टेंट पीओपी है जो आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके एग्जाम में पीटी में पूछे जा सकते हैं, या फिर आप मेंस में भी इस तरीके के एग्जाम थोड़े यूज कर सकते हैं कि मेनली जो पीओपी है उनका नाम आप डाल दोगे तो एक अच्छे से आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा मेंस एग्जाम के लिए।
अब बायो एक्यूमुलेशन वर्सेस बायो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। तो जो बायो एक्यूमुलेशन होता है वो होता है विद इन दी स्पीसीज, मतलब जैसे मैंने कोई भी जैसे कोई फूड खाया है या किसी भी, अगर उसमें परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है तो ओवर द टाइम पीरियड वो मेरी बॉडी में ही क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो जितना मैं खाता रहूंगा तो टाइम के हिसाब से मेरी बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ेगी। बट जब हम बायो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो हम फूड चेन की बात करते हैं, हम ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं। तो जैसे होता है कि लो लेवल के होते हैं, जैसे ग्रासीज में आएगा, ग्रासीज से हम खाएंगे, फिर मान लीजिए से जो हर्बीवोरस होते हैं, फिर हर्बीवोरस से कार्निवोरस में आएगा। तो जो टॉप लेवल्स के ट्रॉफिक लेवल्स में जो टॉप लेवल के ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, तो बायोमैग्निफिकेशन उसको बताते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टर्मिनोलॉजी, बायोएक्यूमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन हमारे पीटी एग्जाम के लिए। अब देखते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी। तो पीओपी पे स्टॉकहोम कन्वेंशन, पीओपी मींस परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है ये किस चीज पे है, हम बात करते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन इज ग्लोबल ट्रीटी है टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो ये ट्रीटी है, और ये ट्रीटी जो है वर्ल्ड वाइड जो है लोगों ने, जो कंट्रीज है उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो अराउंड 152 कंट्रीज ने इसको रेटिफाइड किया है कन्वेंशन को, ठीक है। 2004 में ये एंटर हुई थी फोर्स। तो हमने बात की स्टॉकहोम कन्वेंशन की। तो स्टॉकहोम कुछ नहीं है, स्टॉकहोम सिटी का नाम है, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, ठीक है। तो ये स्वीडन की कैपिटल है, यहाँ पे एक कन्वेंशन हुई जिसको हम स्टॉकहोम कन्वेंशन बोल रहे हैं, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है, क्या इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिया ने इसका रेटिफाई किया है कि नहीं किया है, या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं है। इस तरीके से आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखे होंगे आपके पीटी एग्जाम में। देखिए, इज इंडिया पार्टी टू दी स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो बाय रेटिफाइंग द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन जनवरी 12 2006 इंडिया बिकेम द पार्ट ऑफ द स्टॉकहोम कन्वेंशन। क्योंकि ये फोर्स में आ गई थी 2004 में, बट इंडिया ने इसको 2 साल बाद जो है ज्वाइन किया है स्टॉकहोम कन्वेंशन को। अब देखते हैं फाइनेंस मैकेनिज्म। इसका फाइनेंस मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि स्टॉकहोम कन्वेंशन है तो किसी भी कन्वेंशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसका एक फाइनेंस मैकेनिज्म होता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जिसके बारे में आपने सभी ने सुना होगा और एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। ग्लोबल एनवायरनमेंट जो फैसिलिटी है इस डेजिग्नेटेड इंटरिम जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है फॉर द स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए। और जो जीईएफ है ये यूनिक पार्टनरशिप है ऑफ 18 एजेंसीज की, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस जो एजेंसी है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक भी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, एंड नेशनल एंटिटीज एंड इंटरनेशनल एनजीओज। तो ये बहुत सारी जो इंटरनेशनल आप देखोगे जो ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसीज है, वो स्टॉकहोम इसकी जो ग्लोबल एनवायरनमेंट जो फैसिलिटी है इसकी पार्टी है। और तो ग्लोबल एनवायरनमेंट जो फैसिलिटी है वो बहुत सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कन्वेंशन है उनके, जैसे यूएनएफसीसी की बात देख लीजिए, यूएनसीसीडी है, उन सभी की फाइनेंशियल एक तरीके के जो बॉडी है वो काम करती है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है एस्टैब्लिश ऑन द ए ऑफ द 1992 रियो अर्थ समिट। जब रियो अर्थ समिट हुआ था तो उस रियो अर्थ समिट में बहुत सारे आपने देखा होंगे आउटकम्स हुए, यूएनएफसीसी आया, यूएनसीसीडी आया, सीवीडी आया, ठीक है। तो उस समय पे ये जो है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी को एस्टैब्लिश किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म था, क्योंकि किसी भी ट्रीटी को, किसी भी कन्वेंशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उसके एक फाइनेंशियल फंड आपको रखना है। तो उस वजह से ये ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी को बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है, जिसमें 18 एजेंसी हमने देखा भी है इसके साथ इन्वॉल्व। तो अब देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में ये है कि व्हाट आर फॉरएवर केमिकल्स एंड दैट आर कंटामिनेटिंग द रेन वाटर ग्लोबली। तो क्या है जो फॉरएवर केमिकल्स है, ये भी एक तरीके का पीओपी है जो जो रेन वाटर है उसको ग्लोबली ये कंटामिनेट कर रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो फॉरएवर केमिकल्स है प्री जो पर पॉलीफ्लोरो अल्कलाइल जो सब्सटेंसेस है जिनको हम पीएफएस बोल रहे हैं। तो ये जो पीएफए है ये बहुत न्यूज में है अभी, तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि रेन वाटर जो है ग्लोबली कंटामिनेट कर रहा है, ठीक है। तो देयर टेंडेंसी टू स्टिक अराउंड द एटमॉस्फेयर रेन वाटर एंड सोइल फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम्स। क्योंकि इनकी जो टेंडेंसी है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स है, क्योंकि जैसे हमने परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को देखा था तो लगा था, इसलिए इनको फॉरएवर केमिकल्स भी बोला जाता है। तो इसलिए फॉरएवर केमिकल्स है तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इस तरीके के पूछे जाते हैं। और इसका क्योंकि यूज बहुत ज्यादा है। व्हाट आर पीएफएस, ठीक है। तो पीएफएस क्या है, अकॉर्डिंग टू द यूएस, अगर यूनाइटेड स्टेट्स के बाद स्टेट के बारे में बात करें,
सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसके हिसाब से देखें तो मैन मेड केमिकल्स है ये, ठीक है। दीज आर दी मैन मेड केमिकल्स यूज टू मेक दी नॉन स्टिक कुकवेयर्स, दीज आर यूज फॉर नॉन स्टिक कुकवेयर्स, वाटर रिपेलेंट्स जो क्लॉथिंग्स है, स्ट्रेन रेसिस्टेंट फैब्रिक्स है, कॉस्मेटिक्स है, तो बहुत सारी जो हम यूज करते हैं डेली यूजेज, उन चीजों में ये यूज होता है, ठीक है। जब आप देखोगे कि ये रेसिस्टेंट, आप देखोगे ग्रीस वाटर एंड ऑयल से रेसिस्टेंट रहता है, तो इसका जो यूज है जो समय में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। तो दैट्स वाई क्या कर रहा है, ये जो रेन वाटर है उसको कंटामिनेट कर रहा है, तो ये भी एक थ्रेट जो है एमर्जिंग हो रही है। तो ये कुछ मैंने पीओपी का लिस्ट है जो आप स्टॉकहोम कन्वेंशन से ड्राइव कर सकते हो। तो ये पीओपी है, तो सर्टेन जो पीओपी है जो बैन हुई है, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, हमने देखा कि जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट्स को और ह्यूमन हेल्थ को बचाने के लिए सर्टेन जो केमिकल्स है उनका प्रोडक्शन बंद करती है। तो ये एक तरीके के कुछ आप देखोगे जैसे एल्ड्रीन से एंड्रीन, आपने इन सभी का नाम सुना होगा। तो ये लिस्ट है, आप लिस्ट को ड्राइव कर लीजिएगा, स्टॉकहोम कन्वेंशन पे जब जाओगे तो वहाँ पे आप पीओपी की लिस्ट होगी। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, हर हमेशा जैसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि बहुत लिमिटेड है। तो इनका एनवायरमेंटल जो वो है, जो इफेक्ट है जो हार्मफुल ह्यूमंस हेल्थ को लेकर के जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा है, जैसे डेल्ड्रीन्स है, ठीक है। तो दीज आर दी सम केमिकल्स है विच आर बैन अंडर दी स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो लाइक अनेक्स भी इन पे रेस्ट्रिक्शंस है, लाइक जैसे डीडीटी पे पूरा नहीं किया है, बट इसका जो यूज है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि इसका भी एक जो एनवायरमेंटल जो ह्यूमन इफेक्ट था बहुत ज्यादा था, क्योंकि ये वाटर पोल्यूशन को कोज कर रही थी। अब देखेंगे हम रोटरडम कन्वेंशन। तो रोटरडम सिटी है नीदरलैंड में, ठीक है। तो ये जो सिटी है नीदरलैंड में पाई जाती है रोटरडम। तो रोटरडम कन्वेंशन किस पे बात करती है, प्रायर इंफॉर्मेशन कंसेंट प्रोसीजर्स। तो मान लिया अगर कोई भी मूवमेंट्स है ट्रांसबाउंड्री, लाइक हैजर्डस जो केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स है, अगर उनका किसी भी तरीके का ट्रेड्स है या किसी भी तरीके के जो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स है कंट्रीज की, तो आपको प्रायर इंफॉर्मेशन कंसेंट एक प्रोसीजर्स आपको लेना होगा, तभी आप इन चीजों में डील कर सकते हैं, ठीक है। इट प्रमोट्स द इंटरनेशनल एफर्ट टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट को, एज वेल एज द इनेबलिंग कंट्री टू डिसाइड इफ दे वांट टू इंपोर्ट हैजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड। तो मतलब क्या है कि जो डेवलप कंट्री ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज पे क्या नहीं कर सकती, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती कि हम, तो एक प्रायर इंफॉर्मेशन, एक पूरा एक प्रोसीजर्स बनाया हुआ है कि क्योंकि हैजार्डस केमिकल्स है इनका बहुत ही ज्यादा आप देखोगे बहुत निगेटिव यूज वो है, इम्पैक्ट है, तो इसलिए रोटरडम कन्वेंशन के थ्रू ये कवर किया गया है। बेसल कन्वेंशन, ठीक है। तो बेसल जो सिटी है वो स्विट्जरलैंड में है। तो जो बेसल कन्वेंशन है वो कंट्रोल करती है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ दी हैजार्डस वेस्ट। तो ये हैजार्डस जो वेस्ट है उनकी ट्रांस बाउंड्री पे मूवमेंट पाती है, एंड देयर डिस्पोजल्स वाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट दी पीपल्स एंड दी एनवायरमेंट। क्योंकि डेवलप कंट्रीज क्या करती है, अपना जो वेस्ट है, हैजार्डस जो वेस्ट है वो डेवलपिंग कंट्री में डिस्पोज करती है। ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, जैसे प्लास्टिक्स होगी या फिर अदर जो वेस्टेज होते हैं जो डेवलप कंट्री है वो डंप करती है इन डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। तो कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये बेसल्स कन्वेंशन लेकर के आएगी ताकि ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरमेंट को बचाया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, ये जो तीनों कन्वेंशन है आपके, स्टॉकहोम कन्वेंशन है, रोटरडम कन्वेंशन एंड बेसल कन्वेंशन है। अब देखेंगे हम माइक्रोबायल पोल्यूशन। तो माइक्रोबायल पोल्यूशन भी वाटर पोल्यूशन का मेजर कंसर्न बना हुआ है कि जो सरफेस वाटर है पोटेंशियली डेंजरस एज ए सर्टेन पैथोजेनिक, लाइक देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक जैसे ई कोली बैक्टीरिया आप देखते हो जो ह्यूमन एक्सक्रेटा में जो पाया जाता है, तो जैसे ही वाटर उसके संपर्क में आता है, जैसे कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, ई कोली है, तो क्या करते हैं वो उसको वाटर को पोल्यूट करते हैं। तो ये जो पैथोजेंस होते हैं ये बहुत डिजीज है या अदर तरीके की जो एक्टिविटी है या बायोलॉजिकल एक्टिविटी को हैम्पर करते हैं। तो माइक्रोबायल पोल्यूशन भी एक तरीके का कोज है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगर हिसाब से हम देखें, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से देखें, तो अबाउट 600 मिलियन जो केसेस है ना, डायरिया, डिसेंट्रिया या फिर अदर जो वाटर बोर्न डिजीज है वो वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, और जिसमें 46,000 इन्फेंट डेथ जो है रिपोर्टेड की गई है। तो आप देख सकते हो कि जो माइक्रोबायल पोल्यूशन है, इस तरीके का जो पोल्यूशन हो रहा है वो किस तरीके से जो वाटर बोर्न डिजीज को कॉज करता है, एक चैलेंज बना हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो आप देख सकते हो कि जैसे कैटल फार्म है मीडिएटेड है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ मीडिएटेड, इंडस्ट्री मीडिएटेड, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मीडिएटेड। तो इस तरीके से जो सर्टेन जो वाटर पोल्यूशन है वो कोज किया जा सकता है, डिजीज कोजिंग दी पैथोजेंस। तो आप देख सकते हो जैसे सीवेज है, ठीक है, वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट्स है, गार्बेज है, हमारी लैंडफिल्स है, ठीक है, सोइल्स के थ्रू जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है, पेस्टिसाइड सर्बिसाइड्स ये यूज करते हैं, तो वो अल्टीमेटली सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर वहीं पे तो लीच होगा।
तो वो अल्टीमेटली जो इफेक्ट होगा आप देखने को मिलेगा वो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर मिलेगा। और सरफेस वाटर और जो ग्राउंड वाटर अल्टीमेटली हम ड्रिंकिंग के लिए यूज कर रहे हैं या फिर अदर क्रॉप में यूज हो रहा है, तो वो क्रॉप के थ्रू हम क्या हो रहा है, फूड चेन में एंटर कर रहा है। उसके थ्रू आप देखोगे मायो मैग्निफिकेशन जो मैंने बताया अभी, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन जैसी जो चैलेंजेस है वो एमर्ज होते हैं। अब देखेंगे इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। अगर मैं इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की बात करूं तो इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को हम देख सकते हैं हैवी मेटल जो पोल्यूशन होगा, जो बहुत एमर्जिंग चैलेंज है, बेसिकली इंडियन रिवर्स में बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। ठीक है, नॉन मेटेलिक है जैसे सेलिनियम है, आर्सेनिक है। ठीक है, एसिड्स एंड बेस का है पोल्यूशन। तो ये जो इनऑर्गेनिक पोल्यूशन है बहुत एमर्जिंग चैलेंज है ये भी, क्योंकि इंडस्ट्रीज के चलते हैवी मेटल पोल्यूशन और नॉन मेटेलिक जो साल्ट पोल्यूशन है वो बहुत कॉमन हो गया है हमारे जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है उनमें आप देखोगे अगर। तो हैवी मेटल कंटामिनेशंस को हम देखें, द हिंदू में ये आर्टिकल आया था कि 75% ऑफ दी जो रिवर है मॉनिटरिंग स्टेशन रिपोर्ट हैवी मेटल पोल्यूशन। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में दिया कि जो 75% ऑफ द रिवर्स है, जो मॉनिटरिंग जो स्टेशन है रिवर्स पे जो लगाए गए हैं, उनमें क्या हुआ है कि रिवर जो पोल्यूशन है हैवी मेटल से वो कंटामिनेटेड है। तो अगर हैवी मेटल से कंटामिनेटेड है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या वो हैवी मेटल्स है जो पोल्यूशन रिवर्स बॉडी में कंटामिनेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर 2011 के हिसाब से देखें तो सर्टेन आपको मिलेंगे। तो इकोनॉमिक टॉक्सिक जैसे हैवी मेटल्स है दैट कैन बी पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स जो कॉज कर सकते हैं, जैसे बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम्स आपको मिलेगा, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर हो गया, जिंक है एंड आर्सेनिक। तो दीज आर दी सम मेजर जो हैवी मेटल जो कंटेमिनेट्स है जो मेजरली रिवर सिस्टम में मिल पाया जाता है और अदर फ्रेश वाटर बॉडीज में भी ये अक्सर पाया जाता है। तो आप देख सकते हो कि जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है वो हैवी मेटल्स के तो क्या क्या है, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, वेस्ट डिस्पोजल्स, माइनिंग, फॉसिल्स फ्यूल्स कंबस्शन। तो दीज आर दी मेजर सोर्सेज है जो बने हुए हैं जो हैवी मेटल पोल्यूशन का लगातार। तो नंबर ऑफ रिवर पोल्यूटेड विद द अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ द हैवी मेटल, जैसे हमने देखा कि लगातार सेंटर फॉर साइंस एनवायरमेंट्स की रिपोर्ट्स आई तो उसमें देखा गया कि जो इंडियन रिवर्स है लैड से अगर कंटेमिनेशन हम देखें तो जब आप लैड का कंटेमिनेशन आप देखते हो तो 69 रिवर अराउंड लैड से कंटेमिनेट है, जो कि परमिजेबल लिमिट्स की अगर देखें तो 10 माइक्रोग्राम पर लीटर है। बट ये परमिजेबल लिमिट से ऊपर पाई गई है 69 रिवर सिस्टम्स में। अगर देखें निकिल का अगर हम कंटेमिनेशन देखें जिसकी परमिजेबल लिमिट 20 माइक्रोग्राम पर लीटर है, उसका जो कंटेमिनेशन है 25 रिवर्स में वो जो परमिजिबल एक्सेप्टेबल जो लिमिट है उससे ऊपर पाया गया, क्योंकि जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सीपीसीबी के साथ मिलकर के तैयार कर रहा है। ठीक है, आयरन आप देखोगे आयरन का 300 माइक्रोग्राम पर लीटर है, बट ये 137 रिवर्स में एक्सेस में पाया गया है। कॉपर है, क्रोमियम है, कैडमियम है, इसी तरीके से अदर मेटल भी पाया गया है। बट अगर सेंट्रल जो रिपोर्ट्स आई, सेंट्रल वाटर कमीशन की भी रिपोर्ट थी, तो उसमें पाया गया कि जो आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक और जिंक, ये दोनों ही टॉक्सिक है ज्यादा। इनकी अगर टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में टॉक्सिसिटी इनकी ज्यादा है, जो कि ज्यादा
तो सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से जब हम मेजर रिवर की बात करते हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, रामगंगा, राप्ती, नर्मदा, इनमें पाया गया है कि क्रोमियम, लेड और आयरन जो है मेजरली ये एक्सेप्टेबल जो लिमिट है, जो परमिजिबल लिमिट है अकॉर्डिंग टू द सीपीसीबी और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो जो उसको एक्सीड कर रही है। तो आप देख सकते हो कि आयरन सबसे ज्यादा रिवर्स में तो आयरन एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बट आर्सेनिक और जिंक किसी में भी एक्सीड नहीं किया गया है, वो परमिजिबल लिमिट के अंदर है। तो रोल ऑफ द हाउस होल्ड इन पोल्यूटिंग, तो हाउस होल्ड का तो सभी को पता होगा कि हाउस होल्ड में क्या है। आप देख सकते हैं कि हम रोज डेली की जो हमारी जो चीजें होती है, नहाना होता है, कपड़े धोना होता है, या फिर हम बर्तन मांजने के लिए या फिर टॉयलेट को फ्लश करने के लिए वाटर यूज करते हैं, तो क्लीन वाटर का यूज करते हैं। हमारे पास क्लीन वाटर आता है, बट हम रिलीज क्या करते हैं, डर्टी वाटर को रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं इनमें फॉस्फोरस है या अदर केमिकल्स मिलेंगे इसमें, जो हमारे जो वाटर है उसको कहीं ना कहीं कंटामिनेट कर रहे हैं रिसोर्सेज को। तो ये जो है हाउस होल्ड इस तरीके से जो है वाटर पोल्यूशन में रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज द फ्लोटिंग इन दी दिल्लीज यमुना, क्योंकि हाउस होल्ड का जो मेनली जो पोल्यूशन है जो रिलीज होता है, क्योंकि हम डिटर्जेंट यूज करते हैं उसमें फॉस्फोरस जो है मेजर जो कंस्टिट्यूएंट होता है उस चीज का, तो क्या करता है फ्लोटिंग। आप देखिए ये एक छठ पूजा का दृश्य आप देख सकते हैं, तो किस तरीके से ऐसा लग रहा है ना जैसे कहीं स्विट्जरलैंड या फिर अदर कंट्रीज में हम पहुंच गए हो। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पूरा आइस है, सी आइस लग रही है, बट ऐसा नहीं है, जब आप कूदोगे तो नीचे जाओगे पानी में। तो ये सी आइस नहीं है, ये फ्रोथिंग है। दूर से देखने में अच्छी लगती है, बट पास में जाओगे तो बहुत ही एक सीरियस चैलेंज बना हुआ है एक्चुअली में ये पूरा यमुना रिवर का जो पोल्यूशन है। तो क्या हुआ है कि यमुना में जो टॉक्सिक जो फॉर्म ये बनी हुई है, इसका जो मेजर कोज है वो है फॉस्फोरस, क्योंकि डिटर्जेंट इतना ज्यादा, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो जो डेली निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है उसमें फॉस्फोरस का कंटेमिनेशन बहुत रहता है। और ये मेनली सर्दियों में पॉपुलेशन ये जो प्रॉब्लम है वो क्यों होती है, सर्दियों में क्या होता है कि अभी वाटर का लेवल बहुत गिर गया है। तो जैसे मानसून सीजन में आप देखोगे तो क्या होता है कि रिवर चलती रहती है, फ्लो करती रहती है, वाटर क्या होता है स्टैग्नेट नहीं होता है। बट विंटर में आते आते क्या होता है, वाटर का फ्लो बहुत कम हो जाता है। और आप यमुना रिवर में स्पेशली आप देखोगे, गंगा रिवर में आपको ये सिचुएशन नहीं मिलेगी। गंगा रिवर का जो फ्लो है वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, बल्कि इस रिवर का जो फ्लो है वो कांस्टेंट हो जाता है, आपको दिखेगा भी नहीं कि रिवर चल रही है। जब भी आप कभी जैसे यमुना बैंक से आप मेट्रो से गए होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिवर चल रही है। तो इसलिए मेजर कोज भी बनता है। तो what cause floating in the rivers according to the water programs at the center for the science and environments, तो फॉस्फेट्स जो प्रेजेंट होता है वो फ्लोथ का कोज करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पूरा डेटा है बहुत रिलायबल डेटा है, हमने बहुत अच्छे से इसमें मेहनत की हुई है हमारी टीम ने मिलकर के। तो इस तरीके के डेटा है, जो डेटा है आपके बहुत ही काम आने वाले हैं आपके पीटी और जो मेंस दोनों के एग्जाम में, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस तरीके की चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अब हम स्टार्ट करेंगे रोल ऑफ द एग्रीकल्चर इन पॉल्यूटिंग वाटर। तो जब हम एग्रीकल्चर का बात करेंगे तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट से हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, तो ये बहुत ही रिलायबल कंटेंट रहेगा कि मोर पीपल मोर फूड एंड वर्स वाटर। तो आप देख सकते हैं जितने ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उसी हिसाब से तो हम डिमांड करेंगे फूड की, और उसी हिसाब से आप देखोगे एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की डिमांड करेंगे, तो उस हिसाब से जो वाटर की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा वर्स होने वाली है। तो मेजर एग्रीकल्चर जो पोल्यूटेंट्स आप देखोगे एज पर दी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आप हिसाब से देखो, तो हम क्या रिलीज करते हैं, जैसे हम फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, चाहे वो नाइट्रेट है आपको उसमें तो न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेंगे, तो एल्गल ब्लूम खोज कर रहा होगा कहीं ना कहीं। पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, सॉल्ट हम यूज करते हैं, सेडिमेंट है, ऑर्गेनिक कार्बन है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स में हैम्पर करेगा। पैथोजेंस हमने देखा था, माइक्रोबायल्स जो पोल्यूटेंट्स से रिवर में पाए गए, मेटल्स है, ड्रग रेसिड्यूज है। तो इस तरीके से क्या है, एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है, और एग्रीकल्चर के एक्सट्रैक्शन में ही हम लगभग 70% वाटर भी यूज कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वाटर पोल्यूशन के लिए, वाटर स्कैरसिटी के लिए, दोनों के लिए क्या है, मेन एक्टर की तरह काम कर रहा है। ये मेन एक आप देख सकते हो कि होता है ना विलेन, एक्टर नहीं कहेंगे विलेन कहेंगे, तो एग्रीकल्चर विलेन। तो एग्रीकल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम एग्रीकल्चर को स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है लगातार, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन उसको फीड करना भी इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर को तो हम नहीं हटा, बट हमें क्या करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, जिस
जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, आज प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा इनऑर्गेनिक फार्मिंग से। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरीके की एग्रीकल्चर करें कि अनसस्टेनेबल से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो आने वाला जो फ्यूचर्स है उसको भी बोर्ड डिसाइड करेगा। तो जो पोल्यूटेंट्स कैटेगरी आप देख सकते हो कि जो हमारी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करती है, एग्रीकल्चर में हमने क्रॉप्स को, लाइव स्टॉक को, एक्वाकल्चर को हमने यहाँ पे रखा है। तो आप देखोगे मेजर जैसे न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स में आप देखोगे जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का हमने देखा था जैसे रिवर फ्लोथिंग कोज हो रही है, ये भी कोज हो रहा है। नाइट्रेट्स का आप देखा कि एल्गल ब्लूम्स हो जाए, तो इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट जैसे क्रॉप्स का बहुत ज्यादा है, फिर लाइव स्टॉक एक्वाकल्चर का कम है। जबकि आप पेस्टिसाइड्स में देखो जैसे हर्बिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, फंगिसाइड्स को हम यूज करते हैं, या बैक्टीसाइड्स है, वो क्या होता है उसमें बहुत सारे जैसे डीडीटी का यूज कर रहे हैं। तो हमने अभी देखा तो डीडीटी क्या है, ये पीओपी है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, तो ये भी एक सीरियस एनवायरमेंटल और हेल्थ जो कंसर्न कोज कर रहा है। फिर आप देखो जैसे सॉल्ट है, जैसे आयंस ऑफ सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, सल्फेट कैल्शियम है, इन सब के जो कंसंट्रेशन है वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे, और इससे क्या होगा, एक जो मेन जो बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वाटर की जो अंदर हो परफॉर्म हो रही है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। तो ये मेजर है। जैसे सेडिमेंट्स आप देख सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का तो मैंने बताया, जैसे ऑर्गेनिक मैटर होगा तो इससे क्या होगा, मेनली जो हमारे जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, क्योंकि जो माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स है वो कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा उतनी ज्यादा डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करेंगे, इससे हाइपोक्सिया की सिचुएशन क्रिएट होती है, पैथोजेंस रिलेटेड डिजीज क्रिएट होती है, मेटल्स हमने देखा ही था कि हैवी मेटल्स। तो इस तरीके से हमने सब पोल्यूटेंट्स को यहाँ पे कवर किया है। अब देखेंगे रोल ऑफ द इंडस्ट्री इन पोल्यूटिंग वाटर। तो इंडस्ट्री का तो रोल है ही, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वाटर भी यूज करती है। आप देखोगे जो टेक्सटाइल है, जैसे हमने कपड़े पहने हुए, इन कपड़े पहनने के लिए कितना वाटर यूज हुआ, बहुत हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना वाटर इसमें यूज हुआ है। तो थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स में जो है वाटर यूज होता है कि एक शर्ट बनाने के लिए, एक पैंट बनाने के लिए। फिर वो जो वेस्ट वाटर होता है, क्योंकि हम किसी भी प्रोडक्ट की जब सफाई करते हैं, वेस्ट वाटर को रिलीज कर दिया जाता है। बट इंडस्ट्री को तो हम कम नहीं कर सकते, आने वाले समय में इंडस्ट्री बढ़ेगी तो पोल्यूशन तो बढ़ता जाएगा इस तरीके से। बट हमारे पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा स्केर है, तो हम क्या करेंगे, हमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी को इंटरवेंशन करना पड़ेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा, कि ताकि जो वेस्ट वाटर है उसको हम ट्रीट कर सके। क्योंकि अभी अगर हम रिपोर्ट के हिसाब से देखें, चाहे वो ग्लोबल वाटर असेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से देखें, तो अराउंड अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज में मेजरली अगर हम देखें 70% ऑफ द जो वेस्ट वाटर है वो अनट्रीटेड वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है। तो उसके चलते मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे पोल्यूटेंट्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का तो बहुत बड़ा रोल है पोल्यूटेंट्स क्रिएट में। तो पॉवर्टी से भी पोल्यूटेंट्स, तो पॉवर्टी अगर वर्ल्ड वाइड पॉवर्टी अगर बनी रहेगी तो वाटर रिलेटेड चैलेंजेस लगातार बने रहेंगे। आप देख सकते हैं कि 80% ऑफ द वर्ल्ड वेस्ट वाटर रिलीज टू द एनवायरमेंट विदाउट ट्रीटमेंट। पोल्यूटेंट्स ऑफ द ग्रोइंग प्रोस्पेरिटी, अगर हम ग्रोइंग प्रोस्पेरिटी की बात करें तो केमिकल्स एंड वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड रिलीज डायरेक्टली इनटू द, एंड द यूज ऑफ द नाइट्रोजन इन द फर्टिलाइजर हैज इंक्रीज्ड बाय मोर देन 700 टाइम्स। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि लगातार हमें क्या है कि जैसे माल्थस ने कहा था कि आने वाले समय में क्या होगा, पॉपुलेशन जो है वो नहीं सर्वाइव कर पाएगी। क्यों? तो हमने उसको भी रॉन्ग प्रूव किया, टेक्नोलॉजी को इंटरवेंशन किया, अदर चीजों को इंटरवेंशन किया, बट उसके चलते क्या हुआ कि हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन को तो फीड किया, तो बट उसके चलते क्या हुआ, वर्ल्ड पॉपुलेशन को तो हमने फीड कर दिया, बट उसके चलते जो फर्टिलाइजर्स है या अदर जो इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हमने यूज किए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसने क्या हुआ कि उसने अदर्स जो चैलेंजेस थे, चाहे वाटर रिलेटेड चैलेंजेस है या एयर पोल्यूशन है, अदर रिलेटेड जो चैलेंजेस है, लैंड डिग्रेडेशन रिलेटेड चैलेंजेस है, वो कोज कर दिए। अब एमर्जिंग पोल्यूटेंट्स आप देखोगे जैसे माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स, ये एक एमर्जिंग चैलेंज बना हुआ है। तो ये चैलेंजेस को तो हम टेकल कर ही नहीं पाए, एमर्जिंग चैलेंजेस भी हमारे सामने आ गए हैं। तो आने वाला जो फ्यूचर्स है और ज्यादा जो है, बहुत ही ज्यादा अगर आप देखोगे चैलेंजिंग होगा। तो टेक्नोलॉजी क्या कितनी हद तक उसमें सफल रहेगी, ये भी देखने वाला एक वो होगा। अब देखते हैं वाटर पोल्यूशन। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो परसेंटेज ऑफ टोटल बायो जो डिमांड्स है, अगर हम देखें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स, एमिजन्स, अगर अक्रॉस G20 कंट्रीज की बात करें तो सबसे ज्यादा एमिजन्स आप देखोगे कि स्पेन कर रही है, ठीक है।
उसके बाद आप देखोगे मैक्सिको भी अच्छा खासा खोज कर रही है, नीले टिक में आप देखोगे इंडोनेशिया, तो इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो टेक्सटाइल जैसे अप्रैल इंडस्ट्री जो होंगी, जो कंट्रीज है, जैसे अभी बांग्लादेश में जैसे अभी टेक्सटाइल चल रहा है, वो भी एक तरीके से इमर्जिंग होगी उस सिचुएशंस में। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी मेजर वाटर पोल्यूशन का एक वो है, क्योंकि क्या कर रहे हैं कि वो अनरिलीज वाटर जो है, अनट्रीटेड वाटर रिलीज हो रहा है। तो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन? अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें तो डोमेस्टिक यूज में जैसे ह्यूमन हेल्थ है, सोशल वैल्यू एंड टूरिज्म भी इफेक्ट होगा कहीं ना कहीं। अगर आप इसके एग्जांपल ले सकते, अगर यमुना रिवर्स अगर साफ होती दिल्ली में, तो दिल्ली में क्या होता है, टूरिज्म, बोटिंग डेवलप हो जाती है, अदर तरीके की जो रिक्रिएशन एक्टिविटी है वो हो सकती थी। लाइक जैसे हम ऋषिकेश में राफ्टिंग करने जाते हैं, बट यहाँ पे बोटिंग हो सकती थी, क्योंकि इतना अगर आप देखोगे एल्टीट्यूड नहीं है, स्लोप नहीं है। बट रिक्रिएशन एक्टिविटी कहीं ना कहीं टूरिज्म है, वो सब चीजें तो हैम्पर होंगी ही होंगी। हाँ, जो कमर्शियल फिशरीज है, क्योंकि अभी सफोकेशन होगा, हाइपोक्सिया होगा, तो वो नहीं कर पाएंगे, फिशरीज नहीं होगी, इकोसिस्टम की हेल्थ वो नहीं होगी। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वाटर तो फ्रेश वाटर चाहिए अब। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी, प्रॉपर्टी वैल्यूज है। तो इसके जो आप देखोगे जो इम्पैक्ट होंगे वो भी मल्टी डायमेंशनल होंगे। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ द वाटर पोल्यूशन। केमिकल कॉकटेल्स अकर्स इन ऑल कंट्रीज वेदर इट इज पुअर और रिच। डिपेंड नहीं करता कि वो रिच कंट्री है कि पुअर कंट्री है, वाटर पोल्यूशन सब लगातार बढ़ता जा रहा है। वाटर पोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ, अगर हम देखें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, लाइक ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो होते हैं वो लगातार है। तो वेल नोन दैट की जो पोल्यूटेड वाटर है हार्म्स द इकोनॉमीज, प्रीवियसली नोन द अननोन दैट की बीओडी इज हाइस्ट, जीडीपी ग्रोथ इज लोवर्ड बाय 1/3। तो ये बहुत वाटर असेसमेंट रिपोर्ट में भी ये दिया गया है कि जहां जहां बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी, जीडीपी 1/3 उसकी गिर जाएगी। देखिए कितना इसका इम्पैक्ट है। अब जैसे ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन जाएंगी नाइट्रेट्स से, ठीक है, वो बेबीज के लिए बहुत खतरनाक है, लिथल्स है। ठीक है, उसके बाद देखोगे आप जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी अब बढ़ेगी, लैंड को भी डिग्रेडेड करेगी, जो उसकी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होगी वाटर की उसको भी हैम्पर कर रही है। तो सैलिनिटी है, ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स है, इन ये भी इस तरीके से इम्पैक्ट देख सकते हैं। अब देखेंगे हम एसिड रेन, क्योंकि इंडस्ट्री लगातार पुल करती है, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन ऑक्साइड से, पर जब वो कॉन्टेक्स्ट में आते हैं रेन के, तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो और एसिड बनाते हैं। तो जो मेजर एसिड्स आप देखोगे, जो अगर हम पीएच स्केल्स की बात करें तो 7 से अगर आप इधर जाएंगे तो आप देखोगे ये एसिडिक नेचर से। तो जब 7 से कम जाएगा तो एसिडिक होता है, और 7 से जब ऊपर की बात करते हैं तो वो अल्कलाइन नेचर्स में होता है। ठीक है, तो जो हमारा जो डिस्टिल वाटर है वो 7 होता है उसका वैल्यू, और जो क्लीन रेन जो होता है उसकी 5.6 होती है। तो जब क्लीन रेन 5.6 से अगर उससे कम रहेगा तो वो एसिडिक रेन हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो एसिड रेन जब उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम होगा। अब हम देखेंगे, क्योंकि जो रेन होती है वो थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक ही होती है, बट एसिडिक रेन क्या है कि जब इनका जो सल्फर जो हाइड्रोलिक जो सल्फर H2SO4 है, या फिर अदर जो एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो वो मिल जाते हैं वाटर में, तो वो बहुत ज्यादा उसकी एसिडिक नेचर्स को बढ़ा देते हैं। तो ये पीएच स्केल इसके हिसाब से हम देख सकते हैं एसिड रेन। अब देखेंगे एसिड रेन का, आप देख सकते हो कि जो इंडस्ट्री है वो लगातार रिलीज कर रही है। तो एसिड रेन क्या होता है, ड्राई डिपोजिशन भी हो सकता है, जैसे एयर्स के थ्रू जब होगा तो क्या होगा, ड्राई डिपोजिशन, डस्ट पार्टिकल है, गैसेज है। वेट डिपोजिशन एसिड रेन है, स्नो के रूप में आप देख सकते हो। ठीक है, पोल्यूटेंट्स आर ट्रांसफॉर्म टू दी एसिड्स, जो होते हैं जैसे ये पोल्यूटेंट्स यहाँ से रिलीज हुए हैं, NOx है, SO2 है, तो जब वाटर में मिलेंगे तो ये रिएक्शन करेंगे, तो इस तरीके से इनका डिपोजिशन होगा। जब रेंज होगी तो ये लेक में आएंगे, या फिर किसी वाटर बॉडी में आएंगे, या फिर सोयल में आएंगे, सोयल एसिडिटी को बढ़ाएंगे। सोयल एसिडिटी अपने आप में क्या होता है, उसकी जो फर्टिलिटी होता है उसको कम करता है। प्लांट्स पे जब ऊपर गिरते हैं तो प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस जो उसकी कैपेबिलिटी है उसको भी कम करते हैं। तो एसिड रेन का भी अपने आप में क्या होगा, एक मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट रहता है। तो ये भी एसिड रेन का ही है, किस तरीके से एसिड रेन आप देख रहे हो, बाद में पहले पोल्यूशन रिलीज हो रहा है और इधर एसिड रेन का डिपोजिशन हो रहा है। तो व्हाट इज डिजोल्व ऑक्सीजन? तो हमें डिजोल्व ऑक्सीजन की बात करें तो डिजोल्व ऑक्सीजन होता क्या है? वाटर बॉडी क्या होते हैं, किसी भी वाटर बॉडी होती है तो वाटर बॉडी में एक ऑक्सीजन का लेवल होता है, जहां पर उसकी जो मरीन क्रिएचर्स होते हैं वो अपने परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे अभी हम हैं एनवायरमेंट में, क्या ऑक्सीजन का लेवल है, हम अच्छे से ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, बट जब हम जैसे किसी हाइट पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम होती है, तो सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ हो जाती है। अब जैसे दिल्ली में एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जाता है, एरोसोल्स है, PM 2.5 है, PM 10 से जब लगातार बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, जो रेशो होता है
अब इनका जो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, इनका रेशो बढ़ गया, ऑक्सीजन का रेशो उस कंपेयर में कम हो जाता है, तो सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। इससे क्या होता है कि सांस रिलेटेड जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती है। ऐसा ही वाटर में होता है, वाटर में एक ऑक्सीजन का लेवल होता है जहाँ पे जो मरीन क्रिएचर्स है वो अपनी एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करती है अपने लिविंग बींग के बनाए रखने के लिए। बट होता है क्या है कि जब अगर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में लगातार डालते रहते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में होते हैं वो उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। जब डिकम्पोज करते हैं, जो एरोबिक बैक्टीरिया है जब वो डिकम्पोज करेगा तो वो ऑक्सीजन को यूज करता है, और इस ऑक्सीजन को यूज करने में क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल एक नीचे चला जाता है बहुत तेजी से, और जब नीचे जाता है तो क्या होता है कि हाइपोक्सिया जैसी सिचुएशन क्रिएट करती है जिससे मास किलिंग होती है। तो इसी को हम बोल रहे हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। तो डिजोल्व ऑक्सीजन आप देखोगे जो थर्मोक्लाइन है उसके ऊपर आप देखोगे 100% रहता है, क्योंकि विंड और सन और प्लांट्स होते हैं उसमें, तो सन की जो सनलाइट वो पेनिट्रेट करती है तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है, या फिर विंड के थ्रू क्या होता है ऑक्सीजन एंटर करती है। बट जब आप नीचे जाओगे थर्मोक्लाइन से तो यहाँ पे क्या होता है 60% तक ऑक्सीजन, जो डिजोल्व ऑक्सीजन वो पाई जाती है, क्योंकि आप देखोगे जो नीचे वाली जो लेयर होगी उसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन भी हो रहा होगा। तो अदर मरीन ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, वो उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली वो यूज करते हैं, तो वो जो लेवल है ऑक्सीजन का वो 60% तक ही बचता है। बट हुआ क्या है कि अभी ऑर्गेनिक मैटर्स क्या हुआ, अगर इतने ज्यादा कंटेंट यहाँ पर बढ़ जाता है या फिर एल्गल ब्लूम्स हो जाती है जो उसको कवर कर लेती है, तो इससे क्या होता है सन पेनिट्रेट नहीं कर पाता, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बंद हो जाती है, विंड भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती, डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं इन्फ्यूज कर पाती, तो यहाँ पे जो 100% बना हुआ है वो भी 50% से कम हो जाता है। अब देखेंगे डिजोल्व ऑक्सीजन मिलीग्राम पर लीटर की क्वांटिटी होती है। अगर डिजोल्व ऑक्सीजन मिलीग्राम पर लीटर में अगर 4 से कम हो जाती है तो नो फिश कैन लिव, कोई भी फिश सर्वाइव नहीं कर सकती। बट 4 से 6 तक रिएक्शन क्यों कोई फिश सर्वाइव कर सकती है, कुछ कुछ फिश है जिनकी अडेप्टिबिलिटी हाई होती है वो सर्वाइव करते हैं, मोस्ट फिश कैन सर्वाइव। बट जब 9.5 से लेकर ऊपर होता है तो ऑल फिश यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो फिश के लिए एक स्टडी की गई है जिसमें पाया गया है कि किस तरीके से डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल अगर कम होता है तो किस तरीके से फिश का जो है सफोकेशन होता है, उनकी डेथ कोज हो सकती है यहाँ पे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, एक ये भी एक पैरामीटर की तरह यूज किया जाता है कि हम इसमें वाटर की जो क्वालिटी होती है उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है इज द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मान लिया अगर ऑर्गेनिक मैटर पानी में ज्यादा है, किसी वाटर बॉडी में ज्यादा है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो वाटर को क्या करेंगे, जो उसको डिकम्पोज करने में ऑक्सीजन को यूज करेंगे। तो जितना ज्यादा वो ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे दैट मीन्स उतना ज्यादा उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। तो जितना ज्यादा वो डिमांड करेंगे दैट मीन जितनी ज्यादा बीओडी होगी वो वाटर उतना ही पॉल्यूटेड होगा। तो यही हमारा क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का कंसेप्ट है। तो अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के अगर आप देखते हो बीओडी लेवल अगर मिलीग्राम पर लीटर की अगर बात करते हैं तो 1 से 2, तो जितना कम बीओडी रहेगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, तो वेरी गुड माना जाता है। 3 से 5, तो अगर 100 और मोर है तो वेरी पुअर माना जाता है। यहाँ पे सफोकेशन और इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी। अब देखते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। जब हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं, इज द मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टू कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर। तो जब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन हो रहा होगा इसमें, चाहे वो एरोबिक तरीके से हो चाहे वो किसी भी तरीके से हो, केमिकल डिकम्पोजिशन हो या बायोलॉजिकल हो, तो जो भी डिकम्पोजिशन होगा उसमें जितनी भी ऑक्सीजन यूज हो जाएगी उसको हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब हम देखेंगे वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड, क्योंकि वाटर पोल्यूशन हुआ है तो उसका प्यूरिफिकेशन भी देखेंगे। तो इसमें हम केमिकल्स, बायोलॉजिकल्स और सस्पेंडेड सॉलिड और गैसेज होते हैं उनका प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो क्या प्रोसीजर है प्यूरिफिकेशन का वो देखते हैं। तो देर आर सेवरल मेथड्स यूज इन दी वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस विच इंक्लूड, क्या क्या प्रोसेस है, जैसे फिजिकल प्रोसेस की, जैसे फिल्ट्रेशन है, सेडिमेंटेशन है, डिस्टिलेशन है। तो इस तरीके के जो प्रोसेस है ये हो गए फिजिकल प्रोसेस, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिस्टिलेशन। कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस है लाइक जैसे सैंड फिल्टर्स, एक्टिव कार्बन्स, इनका यूज करते हैं। केमिकल प्रोसेस क्या है, जैसे फ्लोक्यूलेशंस एंड क्लोरीनेशन हम यूज करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि क्लोरीन का हम यूज करते हैं, तो क्लोरीनेशन यूज करते हैं, और यूज ऑफ द अल्ट्रा वायलेट लाइट का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सर्टेन जो है मेथड्स है वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में जो यूज किए जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे अगर रो वाटर्स है तो उनका क्या करते हैं, कोagulations होगा सबसे पहले, फिर फ्लोक्यूलेशंस यूज करते हैं, फिर सेडिमेंटेशंस है, तो एक फिर उसका फिल्ट्रेशन होगा जो डिसइंफेक्शन यूज करेंगे, एंड ट्रीटेड वाटर जो स्टोरेज होगा,
और फिर जो है उसका हाउस होल्ड जो होम कंजम्पशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे रिवर्स है, रिवर्स का जो हम यूज करते हैं, क्योंकि अभी रिवर्स में पाया गया, जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट भी थी, उसमें भी ये पाया गया कि जो वो है रिवर्स है मेजर, वो पोल्यूटेड है, बट रिवर्स का वाटर जो है हम यूज करते हैं अपने हाउस होल्ड के लिए, अदर यूज के लिए। तो क्या करते हैं कि जो एवरी सिटी होती है उनमें प्लांट्स होते हैं जो उसको ट्रीट करते हैं और फिर जो है हाउस होल्ड सप्लाई करते हैं। तो उस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है और फिर उसको हाउस होल्ड के लिए सप्लाई करते हैं। अब देखेंगे हम ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर क्या होता है। ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर, तो ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर दोनों ही वैसे तो यूज वाटर होते हैं, बट दोनों में क्वालिटी का डिफरेंस होता है। अगर आप ग्रे वाटर को देखते हो तो ग्रे वाटर का जैसे हाउस होल्ड वेस्ट जो जनरेटेड होता है, जैसे सोवर हम करते हैं, ठीक है, बाथिंग कर रहे हैं या वॉशिंग मशीन से जो वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे वाटर बोल रहे हैं। तो इट कैन बी रिसाइकिल ऑन साइट फॉर इरिगेशन। जैसे क्या होता है कि आप देखोगे जो ग्रे वाटर होता है, सर्टेन आपने देखा होगा, आपने YouTube में भी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, तो हम क्या करते हैं उसमें सर्टेन जो फिजिकल प्रोसेस है उनको यूज कर लेते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, सैंड फिल्ट्रेशन हम यूज कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसका धीरे धीरे इस तरीके से हम प्रोसेस बनाते हैं, फिल्ट्रेशन यूज कर लेते हैं, ताकि हम उसको फर्दर जो एक्टिविटी है रेदर देन हम ड्रिंकिंग के लिए, बट सर्टेन अदर एक्टिविटीज लाइक जैसे टॉयलेट फ्लश के लिए, ठीक है, आपके जो हमारी गार्डनिंग है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्रे वाटर का फर्दर यूज कर सकते हैं, अपने हाउस होल्ड में ही हम इसका रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउस होल्ड लेवल में हम इस तरीके की सिचुएशन, अगर हम इस तरीके के एनवायरनमेंट को क्रिएट कर देंगे तो हम आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेजर हमारा जो वाटर रिलीज होता है, वेस्ट वाटर हाउस होल्ड लेवल पर रिलीज हो रहा है, वो ग्रे वाटर हो रहा है। उसके बाद अगर हम ब्लैक वाटर की बात करते हैं तो हाउस होल्ड वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम जैसे टॉयलेट है या डिश वॉशर्स है या अदर जो किचन है वहां से अगर रिलीज कर रहे हैं किसी तरीके का, उनको हम ब्लैक वाटर बोल रहे हैं। तो इसको हम जैसे कहते हैं इट कंटेन्स ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर्स एंड द बैक्टीरिया, सो इट नीड्स टू बी ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली बाय बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड से। तो इनको हम जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे वेस्ट वाटर, हम वहीं पे ब्लैक वाटर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट अगर हम ग्रे वाटर की बात करें, इसको हम हाउस होल्ड लेवल पे भी ट्रीट कर सकते हैं। वाटर फुटप्रिंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर फुटप्रिंट हो गया, कार्बन फुटप्रिंट है, और ये कहीं ना कहीं आपको इस एग्जाम में मिलने वाला है, किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये वाटर फुटप्रिंट। तो वाटर फुटप्रिंट क्या होता है कि वाटर फुटप्रिंट मेजर द अमाउंट ऑफ द वेस्ट वाटर यूज टू प्रोड्यूस ईच ऑफ द गुड्स इन सर्विस वी यूज। हम जो भी यूज कर रहे हैं, जैसे हम क्लॉथ यूज कर रहे हैं, हम लैपटॉप यूज किया तो लैपटॉप बनाने के लिए भी यूज हुआ है, मोबाइल बनाने के लिए भी, तो हर एक्टिविटी सर्विसेज जो हम यूज कर रहे हैं उसमें कुछ वाटर यूज हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वाटर फुटप्रिंट। और वाटर फुटप्रिंट का कंसेप्ट है कि हम इससे हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज को, डिफरेंट रीजन्स को, कि किस कंट्री का कितना ज्यादा वाटर फुटप्रिंट है। तो जितना ज्यादा वाटर फुटप्रिंट है किसी भी कंट्री का, दैट मीन्स वो उतना ज्यादा वाटर यूज कर रही है, दैट मीन्स वो वेस्ट वाटर उतना जनरेट कर रही है। तो ये वाटर फुटप्रिंट का कंसेप्ट है। वाटर फुटप्रिंट का कंसेप्ट आपको यहां से समझ में आएगा। अब देखोगे बार्ले को प्रोड्यूस करने के लिए, अगर हम बार्ले को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो अगर बार्ले को प्रोड्यूस करते हैं 650 लीटर्स ऑफ वाटर इन 1 पॉइंट, मतलब 500 ग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए बार्ले को 650 लीटर वाटर यूज हो रहा है। कैन यू इमेजिन कि कितना वाटर यूज करते हैं। अगर वीट को देखें तो 650 यूज हो रहा है, ठीक है। अगर हम सोरगुम की बात करें तो 1400 लीटर वाटर यूज हो रहा है। 250, अगर 2500 की बात करें ये, ठीक है, 2500 हो रहा है मिलेट को प्रोडक्शन करने के लिए। कॉफी को आप देख लीजिए, कॉफी का, जबकि टी को तो बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है, 750। अगर केन शुगर की बात करें 750 यूज हो रहा है। आप बीफ की बात करते हैं, जैसे नॉन वेज होता है जो बीफ होता है या मिल्क होता है, ठीक है, चीज, जैसे आप देखो एनिमल रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें बहुत ज्यादा यूज हो रहा है अगर एग्रीकल्चर। तो इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि नॉन वेज से अगर वेज पे आएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा वाटर के लिए भी, क्योंकि आप देखो बीफ है, मिल्क है, चीज है, उनके लिए कितना ज्यादा आप देख सकते हो कि वाटर यूज हो रहा है। तो इसी को ये वाटर फुटप्रिंट ही हम इसको बोलते हैं कि कौन किस चीज के लिए हम जो यूज कर रहे हैं उसमें कितना वाटर यूज हो रहा है, चाहे वो गुड है चाहे वो सर्विसेज है। अब देखेंगे वाटर फुटप्रिंट ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, लाइक जैसे स्मार्टफोन, 12,760 लीटर वाटर यूज हुआ है एक स्मार्टफोन को बनाने के लिए। एक जींस को बनाने के लिए 8,000 लीटर वाटर यूज होता है, और उनसे जो वेस्ट जनरेट होता है वो अलग पोल्यूटेंट क्रिएट करते हैं। तो वाटर तो यूज किया ही किया, जबकि एक वेस्ट जो जनरेट वाटर किया वो अलग किया। तो आप देख सकते हो कि डबल इम्पैक्ट है इन चीजों का जो भी है। तो जितना ज्यादा मटेरियल जो बढ़ेगा, अगर हम देखेंगे मटेरियलिस्टिक सोसाइटी बनेगी, उतना बर्गर, हम बर्गर खाते हैं जाकर 3,000 लीटर वाटर लगता है बर्गर खाने के लिए। तो एक बर्गर खाने के लिए 3,000 लीटर वाटर पहले ही हम यूज कर चुके होते हैं। तो वो एक वाटर फुटप्रिंट ही तो है जो हम यूज कर रहे हैं चीजों को। कॉफी के लिए 132 लीटर, एप्पल के लिए 125। तो एप्पल खाइए, कॉफी पीजिए, इनको रहने दीजिए।
ठीक है। स्वस्थ भी रहेंगे एप्पल खाएंगे तो। अब देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ दी वाटर फुटप्रिंट। ग्रीन वाटर फुटप्रिंट हो सकता है, ब्लू वाटर फुटप्रिंट है, और ग्रे वाटर फुटप्रिंट। तो किस तरीके का हम वाटर यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से क्या है ये वाटर फुटप्रिंट को डिफाइन किया गया। तो वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क, वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क क्या है? अगर वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क की बात करें, वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क इज ए प्लेटफॉर्म है फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन द कंपनीज, ओके, organizations, individual to solve the world water crisis by advancing fair and smart water use। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फेयर एंड स्मार्ट, थोड़ा सा हमें सिलेक्शन भी हमें थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा कि हमें किस तरीके का सिलेक्शन करना है अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एग्रीकल्चर में लेकर जैसे जो हाई वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उनसे हम कैसे लो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की तरफ जा सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा इन चीजें, तो ये एक वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क है जो कि कंपनीज का, ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिविजुअल्स का, ताकि वो वाटर क्राइसिस रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व कर सके। तो देखेंगे यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। तो यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द कन्वेंशन, अगर हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन की हम बात करते हैं तो कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द यूज ऑफ द ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स एंड इंटरनेशनल लेक, ठीक है। तो इसको हम वाटर कन्वेंशन भी बोलते हैं और हेलसिंकी कन्वेंशन भी बोल सकते हैं। तो इज एन इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट, क्या है ये? इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है एंड इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है विच एम्स टू इंश्योर द सस्टेनेबल यूज ऑफ द ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज। तो जो वाटर कन्वेंशन है वो किस पे है? इंटरनेशनल, जो हम ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसके ऊपर ये वाटर कन्वेंशन है। इसको हेलसिंकी कन्वेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनिशियली निगोशिएटेड एज ए रीजनल इंस्ट्रूमेंट, बट 2016 में क्या हुआ, इसकी मेंबरशिप बढ़ गई और इसको ग्लोबल बना दिया गया, ठीक है। तो द वाटर कन्वेंशन इज ए पावरफुल टूल टू प्रमोट एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आपने पता होगा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो उनको अचीव करने के लिए हर किसी में, चाहे वो हंगर की, पॉवर्टी की, किसी बात करें, वाटर का मेजर रोल है, ठीक है। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसका बहुत बड़ा मेजर रोल होगा यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। और इंडिया ने इसको न तो साइन किया है और न रेटिफाई किया है, अपने सर्टेन, जो हमारे सर्टेन जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको चलते अभी हमने इसको साइन नहीं किया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है और ये आने वाले जो कन्फ्लिक्ट्स है, अगर हम इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट बात करें, उनको भी कहीं ना कहीं सोल्व। बट अगर हम देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन कहीं ना कहीं फेल भी हुई है। अभी रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है तो वहां पे तो यूनाइटेड नेशन कंप्लीटली फेल हो गया है। तो इस तरीके की फिर जो ऑर्गेनाइजेशन या ट्रीटमेंट जो ट्रीटी हो रही है उनका कोई मतलब भी नहीं रह जाता। तो डज इंडिया सिग्नेटरी ऑफ द वाटर कन्वेंशन? नहीं, तो इंडिया ने अभी इसको साइन नहीं किया, तो ये आ सकता है। वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम की हम बात करें तो वर्ल्ड वाटर असेसमेंट जो प्रोग्राम है यूनेस्को ने एस्टैब्लिश किया था वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम्स इन 2000 में। तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉल आई थी, उससे ये रिपोर्ट हुआ। तो एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं ये, और रिपोर्ट में बताते हैं कि जो डेटा है, साइंटिफिक डेटा है, उनके स्टडी करते हैं वाटर रिसोर्सेज की, वाटर क्राइसिस, इस तरीके की सिचुएशंस है, ताकि जो नेशनल गवर्नमेंट है वो एक एक्शन जो एजेंडा है वो तैयार कर सके। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 है, वो कौन निकालता है? यूनेस्को निकालता है। तो यूनेस्को निकालता है, वो सर्टेन जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको हाईलाइट करता है। अब देखेंगे इंडियन लॉज ऑन दी वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन पे इंडिया के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या वो वाटर जो अथॉरिटी है कौन रेस्पॉन्सिबल है उन सब चीजों के लिए, वो हम देखने वाले हैं अभी। तो अब देखेंगे सबसे पहले वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये जो 1974 में एक्ट आया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसी एक्ट की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें इस एक्ट की, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइम दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड द प्रिवेंशन ऑफ द वाटर पोल्यूशन एंड द केटर टू द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर बॉडी। क्योंकि 1974 में आप देखोगे इंडिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या अदर एक्टिविटी बढ़ गई है। आप देखोगे एग्रीकल्चर को, आप देखोगे 1960s में जो है जिसको हम हरित क्रांति की बात करते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन आया, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड का यूज बढ़ गया है। तो वाटर पोल्यूशन अब जो है एक जो पहले इनविजिबल था वो विजिबल होने लगा। तो इसलिए जो है वाटर पोल्यूशन से एक एक्ट लेकर के आया 1974 में, जिसका मेन मकसद बनाया गया कि हम वाटर पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, उसका मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए अंदर जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज टू प्रमोट द क्लीननेस ऑफ द स्ट्रीम्स एंड द वेल इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्टेट। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो मेन बॉडी है, अपेक्स बॉडी है अगर हम देखें
वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन सेस एक्ट लेकर के आया, क्योंकि अभी इंडस्ट्री एक्टिविटी बढ़ गई, तो सर्टेन इंडस्ट्री जो भी जिस हिसाब से जिस रेशो में वो वाटर यूज कर रहे हैं, उस रेशो में क्या यूज किया गया, उन पे एक सेस लगाया गया। और सेस को किस यूज में करेंगे, जो सेस लगाया गया उस सेस को कैसे यूज करेंगे, वो वाटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है लाइक ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने में, वाटर को रिसाइकिल करने में, उस तरीके की चीजों में उनको यूज करेंगे। एक सेस यहाँ पे लगाया गया, या फिर जो कम्युनिटी इफेक्ट कर रही है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए अदर एक्टिविटी में यूज किया गया। तो द राइट टू क्लीन वाटर ए फंडामेंटल राइट। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें और अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं, जहां पे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने ओवर द टाइम इसको वो किया है, रेक्टिफाई किया है कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू क्लीन वाटर भी एक सर्टेन फंडामेंटल राइट है। फिर ये अदर जो है फंडामेंटल आर्टिकल 48 में इंक्लूड किया गया, जो कि डीपीएसपी है, ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वाटर को क्लीन रखे। और आर्टिकल जो है 51G में भी ये इंक्लूड किया गया कि ये हमारी भी फंडामेंटल ड्यूटी है कहीं ना कहीं कि हम वाटर को पोल्यूट ना करें, हम अपनी एक्टिविटी से ऐसे जो उतने इंडिविजुअल की एक्टिविटी है ताकि हम ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे वाटर पोल्यूशन हो। तो ये स्टेट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमारा राइट भी होगा और हमारी ड्यूटीज भी होगी। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये एनसी है। स्टैंडर्ड ऑन वाटर क्वालिटी इन इंडिया, अगर हम बात करते हैं भारतीय मानक पीने का पानी विशिष्ट, अगर हम देखें तो ये ड्रिंकिंग वाटर है, कौन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, सीपीसीबी हमारी अपेक्स अथॉरिटी है, उसके साथ मिलकर के ये स्टैंडर्ड तैयार होते हैं, क्योंकि एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो बीआईएस है ये इस तरीके के स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है। तो ये सर्टेन पैरामीटर्स अगर हम देखें तो ये पैरामीटर्स है जिसको आप देख लें, जैसे कैडमियम है, साइनाइड्स है, ठीक है, सर्टेन पेस्टिसाइड्स है, उनके कुछ पैरामीटर्स इन्होंने डिफाइन किए गए हैं कि क्या परमिजिबल लिमिट्स होनी चाहिए उन सर्टेन पैरामीटर्स की। जैसे हमने देखा था कि इंडियन रिवर्स में क्या है कि हैवी मेटल्स है, तो हैवी मेटल्स में हमने दिखाया था कि एक परमिजिबल लिमिट है, अगर उस परमिजिबल लिमिट से ऊपर जाते हैं तो माना जाता है कि वाटर पोल्यूट है। तो अगर देखिए 100 सैंपल फेल्ड इन दी 7 सिटीज, 7 सिटीज में जो है अगर ये देखें हमने कुछ मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, ये जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के उन्होंने यहाँ से मापन लिए। और आप देखोगे मुंबई एक ऐसी सिटी थी इंडिया में जहाँ पे कोई भी सैंपल फेल नहीं हुआ है। बट अगर आप अदर सिटी में देखोगे, हैदराबाद में भी, भुवनेश्वर में भी, और दिल्ली को तो अचंभे वाला रहा, दिल्ली में अगर नंबर ऑफ सैंपल देखोगे 11 सैंपल लिए और 11 के 11 फेल कर गए। और पैरामीटर्स कहाँ कहाँ पे, 28 पैरामीटर्स में 19 पैरामीटर फेल कर गए। दिल्ली का वाटर तो बिल्कुल भी पीने लायक बचा ही नहीं, और हम फिर भी दिल्ली में रह रहे हैं। तो देखो हमारी क्षमता देखो कि हम क्या एयर पोल्यूशन भी सहन कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन भी सहन करेंगे, क्या क्या सहन करेंगे, ठीक है, और यूपीएससी की लड़ाई भी लड़नी है। तो ये सब चैलेंजेस रहेंगे, फिर भी हमें यहीं पे रहना है। तो पोल्यूशन कैपिटल, तो दिल्ली को पोल्यूशन कैपिटल कर दिया। एक तो फ्लोटिंग भी हो रही है, वाटर पोल्यूशन भी नहीं मिल रहा है, तो सारी चीजें हैं जो कोज कर रही है पोल्यूशन को। तो वाटर पोल्यूशन रिलेटेड डिजीज की हम बात कर रहे हैं, जैसे कोलेरा है, ठीक है, बोटुलिज्म है, डायरिया कोज कर रहे हैं, ठीक है, टाइफाइड फीवर है। तो बहुत सारी सर्टेन्स है जो वाटर रिलेटेड डिजीज है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइन करता है कि क्या क्या रिलेटेड डिजीज है और इससे क्या हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट होगी, क्या इससे ह्यूमन कॉस्ट होगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि जितनी ज्यादा बीमारीज होंगी। और ये भी देखा गया कि जो वाटर पोल्यूशन हो उससे क्या होता है, जो बच्चे और इन्फेंट है स्टंटेड की प्रॉब्लम्स भी देखी गई है। तो वाटर पोल्यूशन अगर हम देखें उसका बहुत चैलेंजेस है, मल्टी डायमेंशनल है, हेल्थ इंपैक्ट भी बहुत वाइड स्प्रेड है। तो रिवर कंजर्वेशन की हम बात करें, एफर्ट टुवर्ड दी गंगा कंजर्वेशन की बात करें, तो गंगा की हमने देखा जैसे पोल्यूशन का प्रॉब्लम्स आया, वाटर जो पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट हमने लेकर के आए 1974 में, उसके बाद जो है गंगा एक्शन प्लान्स 1985 में लॉन्च किया गया, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उस समय पे। तो फोकस किया गया मेन स्ट्रीम ऑफ द रिवर गंगा पे, क्योंकि गंगा इंडिया में जो है बहुत बड़ी रिवर्स है, मेजर स्टेट को कवर करते हैं। तो रिवर गंगा को अगर कंजर्व करना है तो उसको बचाना है, तो बाकी रिवर को भी वहीं से एक्शन प्लान तैयार किए गए। तो 25 टाउन्स कवर कर रही थी, 260 जो वो थे कंप्लीटेड किए गए इसमें स्कीम्स। तो गंगा एक्शन प्लान है, फिर गंगा एक्शन प्लान 2 लॉन्च किया गया जिसमें मेजर ट्रिब्यूटरीज को भी काउंट किया गया, जैसे यमुना को अगर काउंट किया गया। तो ये फिर जो है 1996 में मर्ज की कर दी गई नेशनल रिवर जो कंजर्वेशन प्लान था एनआरसीपी में। फिर एनआरसीपी चला 1995 में लॉन्च किया गया, ये कवर कर रहा था 41 मेजर रिवर को कंट्री में,
8 गंगा बेसिन रिवर्स को टेकन, जैसे बेतवा, चंबल, है ना, इनको भी कवर किया। फिर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान 1996 में, उसके बाद नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाई गई, ये सेपरेट अथॉरिटी फॉर द गंगा क्रिएटेड इन 2009 में क्रिएटेड की गई। ठीक है, अब ये जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा बना दिया गया है, इसका नाम चेंज करके 2015 में 2016 में। हाँ, और इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नामामि गंगे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। नामामि गंगे प्रोजेक्ट में बेसिकली जो रिवर्स थी, जहाँ पे मेजर सिटीज है, इंडस्ट्रियल साइट है, वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की या फिर अदर वेस्ट जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की, इस तरीके के जो घाट थे उनको क्रिएट किया गया। तो ये एक कंजर्वेशन प्लान रहा है गंगा का या फिर रिवर्स का इन इंडिया में। तो गंगा एक्शन प्लान की हम बात करते हैं, फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान था गंगा एक्शन प्लान, जो कि 1985 में लॉन्च किया गया। ओके, और ये काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। फिर ये एनआरसीपी में दोबारा से इसको अमलमेट कर दिया गया इसमें। अगर हम एक्शन प्लान की बात करते हैं तो इसमें फेज 1 और फेज 2 में हमें लॉन्च किया गया इसको। फेज 2 जो प्रोजेक्ट था वो तकड़ा जो है थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि इसमें अदर रिवर्स को भी इंक्लूड किया गया। जो उसकी ट्रिब्यूटरीज थी ये 1400 करोड़ का था, बट 60% ऑफ दी जो सीवेज जनरेटेड वाज टेकन इसमें। तो काफी, अगर आप देखो तो काफी सक्सेसफुल है। इसमें 35% ही था, क्योंकि इतना नहीं था, बट फेज 2 काफी सक्सेसफुल रहा गंगा एक्शन प्लान। देखोगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को भी काफी हद तक टेकल किया इन्होंने। अगर हम स्टेप टेकन देखें, जैसे क्लियर क्लीनिंग इनिशिएटिव यहाँ पे लिए गए, ठीक है, वेरियस अथॉरिटीज, वाटर क्वालिटी के लिया गया, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। तो इसमें बहुत सारे एक्शन प्लान थे जो कि रिवर कंजर्वेशन के लिए गए। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, अगर हम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात करें तो वाज रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी। ये जो है सोसाइटी रजिस्टर्ड है, आप देखोगे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। और ये बेसिकली इंप्लीमेंटेशन आर्म है ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। अब इसका जो नाम है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कर दिया गया है, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्रिएटेड की गई है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है वो रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड है, और नेशनल जो गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है नाउ रेफर एज नेशनल गंगा काउंसिल। तो जो नेशनल गंगा काउंसिल है वो क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू जो है एक बॉडी क्रिएट की गई है। इसकी इंप्लीमेंटेशन नाम कौन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जो रिवर फ्रंट की हम बात करते हैं, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात करते हैं, तो 5 टियर स्ट्रक्चर्स ये देता है। वो 5 टियर स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें तो क्या है वो 5 टियर स्ट्रक्चर, नेशनल गंगा काउंसिल अंडर चेयरमैनशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अंदर एम्पावर्ड टास्क फोर्स क्रिएट करता है ऑन रिवर गंगा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इसमें इसके जो चेयरमैन रहेंगे एम्पावर्ड टास्क फोर्स के यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के रहेंगे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है, फिर स्टेट गंगा कमिटीज है, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज है। तो ये आप देखोगे डिसेंट्रलाइज है पूरा। अगर आप देखोगे सेंट्रल लेवल से कंट्रोल हो रहा है, फिर डिस्ट्रिक्ट है ना, स्टेट्स हमको कवर कर रहा है। तो इस तरीके से एक पूरा 5 टियर स्ट्रक्चर्स बनाया गया है, गंगा को क्लीन करने का पूरा एक प्रोजेक्ट है ये। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ, देखिए अगर हम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के, तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल मिशन फॉर गंगा क्या है, इज टू अकम्प्लिश द मैंडेट ऑफ द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो जो गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के जो मैंडेट है उनको अचीव करेंगे। क्या, इसके 2 ऑब्जेक्टिव है अगर आप देखोगे। तो सबसे पहला क्या है, टू इंश्योर द इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ द पोल्यूशन एंड रिजुवेनेशन ऑफ द रिवर गंगा बाय अडॉप्टिंग द रिवर बेसिन अप्रोच टू प्रमोट इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशंस, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ओके, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो ऑन द रिवर गंगा विद द एम ऑफ द इंश्योरिंग वाटर क्वालिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के। अब देखेंगे ग्राउंड वाटर क्राइसिस को इंडिया में। ग्राउंड वाटर क्राइसिस कैसे है, अब देखोगे इंडिया सीक्स टू अरेस्ट इट्स अलार्मिंग डिक्लाइन इन द ग्राउंड वाटर। अभी का रिसेंटली आर्टिकल से वर्ल्ड बैंक का ब्लॉग से पूरा, तो आप देख सकते हैं कि वाटर क्राइसिस, जो ग्राउंड वाटर क्राइसिस है स्पेशली इंडिया में बहुत ज्यादा है। और ग्राउंड वाटर तो ग्राउंड वाटर का जो डिक्लाइन है वो बहुत ही अलार्मिंग है, ये वर्ल्ड बैंक का जो ब्लॉग है वो भी बोलता है। और इंडियंस जो न्यूज़पेपर है वो भी, जैसे डाउन टू अर्थ में भी बोला गया कि ग्राउंड वाटर में जो मैनेजमेंट है द विजिबल क्राइसिस ऑफ एन इनविजिबल रिसोर्सेज। तो क्योंकि ग्राउंड वाटर को इनविजिबल बोलता है, बट एक क्राइसिस जो है वो बहुत ही
विजिबल है क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होगा बहुत ही वाइड स्प्रेड होगा और बहुत ही आप देखोगे बहुत ही अलार्मिंग इम्पैक्ट होगा, हर सेक्टर को वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा ग्राउंड वाटर। तो अगर हम ग्राउंड वाटर डिक्लाइन की बात करें तो आपको ग्राउंड वाटर कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आपको डिक्लाइन ज्यादा, क्योंकि जो इरिगेशन आपको ये रीजन होगा, और इरिगेशन में भी जो हम इरिगेशन में स्पेशली यूज कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को, सबसे ज्यादा इरिगेशन में यूज हो रहा है, उसके बाद हम पीने के पानी में भी यूज रहे हैं, इंडस्ट्री भी यूज कर रही है। बट ये वाला जो रीजन आप देखोगे, ये देखिए, बट अगर ये वाला रीजन आप देखोगे इधर वाला, ये पूरा क्या है, राइस, ये राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, और यहाँ पे भी आपको ये भी हल्का सा राइस मिलेगा यहाँ पे भी। बट मेनली आप देखोगे जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वो ग्राउंड वाटर पूरा एक्सट्रैक्ट यहाँ पे हो रहा है, पूरा चैलेंजेज है। और आप देखोगे जो ग्राउंड वाटर डिक्लाइन है, डेप्थ ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है, बिलो ग्राउंड लेवल अक्टूबर 2018 का है। तो जो रेड सिंबल है ये क्या दिखा रहा है, एक्सट्रीम दिखा रहा है, मतलब 8 सेंटीमीटर पर ईयर। आप देख सकते हैं कि कितना, तो आने वाले समय में कितना ग्राउंड वाटर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, 8 सेंटीमीटर पर ईयर है। मीडियम टू से, ये जो रीजन है आपका ये मीडियम वाला है, ठीक है। तो ये जो आप देखोगे ये वाला रीजन जो है मीडियम। तो अगर देखो पंजाब देखो, हरियाणा है, राजस्थान है, ठीक है, गुजरात है, तो ये क्या हो रहा है कि कितना हम जो ग्राउंड वाटर है हमने एक्सट्रैक्ट किया। अगर हम यहाँ पे देखें 230 बिलियन क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर यूज फॉर इरिगेशन ईच ईयर। आप देख सकते हो कि कितना एक्सट्रैक्शन, मतलब 90% राइस वीट एरियाज इरिगेटेड यूजिंग द ग्राउंड वाटर। मतलब हम जो हमारा जो राइस है, वीट है, जो प्रोडक्शन बेसिकली जो हमारी क्रॉप्स है और हमारी फूड सिक्योरिटी है, वो कंप्लीटली ग्राउंड वाटर पे, क्योंकि 90% जो ग्राउंड वाटर है वो इरिगेशन में यूज हो रहा है। राइस वीट एरिया आप देखिए, ये पूरा राइस और वीट एरिया प्रोड्यूसिंग एरिया है, और दूसरा ये राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है। पूरा ग्राउंड वाटर हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर सिचुएशंस को अगर देखें, दोबारा से देखिए थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो कि ग्राउंड वाटर सिचुएशंस आपको कहाँ पे है, ओवर एक्सप्लॉयटेड। ये सब जो डेटा है ये सब कहाँ के डेटा है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के डेटा है सब ये। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने कहा कि जो ओवर एक्सप्लॉइटेड, आप देख लो कि ये 2017 में 1186 थी, 17.2, और 2020 में हालांकि थोड़े घटे हैं इसमें सैंपल्स में आप देखोगे, तो जो परसेंटेज ऑफ टोटल देखोगे 16 आप देखोगे ओवर एक्सप्लॉइटेड आपको मिला। सलाइन है, ठीक है, क्रिटिकल है, सेमी क्रिटिकल है और सेफ है। तो आप देखोगे जो ग्राउंड वाटर सिचुएशन, टोटल नंबर ऑफ असेसमेंट यूनिट्स अगर देखोगे 6881 ली थी, यहाँ पे 6995 ली। तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया है असेसमेंट यूनिट के हिसाब से। जो रेड सिंबल आप देखोगे ये पूरा क्या सिंबल है, आपको ओवर एक्सप्लॉइटेड है ये वहाँ पे। और यही आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये सिचुएशंस अभी आने वाले समय में और ज्यादा इमर्जिंग होगी, अगर हमने टाइमली रहते हुए एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है हमारा, जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, हम उनसे शिफ्ट ना हुए। तो ये जो चैलेंज है ग्राउंड वाटर का, इसके अदर जो इम्पैक्ट होंगे ग्राउंड वाटर के, अगर आप देखोगे वो बहुत ही ज्यादा वाइड स्केल इम्पैक्ट होंगे ग्राउंड वाटर के, ठीक है। तो उसको भी हमें इम्पैक्ट को असेसमेंट करना पड़ेगा। तो ओवर एक्सप्लॉइटेड हो रहा है पूरा सिचुएशन। तो द हिंदू का आर्टिकल्स है, द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन लोवेस्ट इन 18 ईयर्स फाइंड स्टडी। हालांकि अभी हमारा जो है 18 सालों में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन अभी लो है, बट अभी हम देखेंगे कि हमारी एग्रीकल्चर लगातार अभी भी सस्टेनेबल नहीं है, अनसस्टेनेबल ही है। तो सिचुएशन अभी भी कॉम्प्लिकेटेड ही है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड असेसमेंट रिपोर्ट की हम बात करें, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से देखा गया कि आउट ऑफ दी 7089 असेसमेंट यूनिट इन द कंट्री, 1006 जो यूनिट है हैव बीन कैटेगराइज्ड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। तो 7000 में से 1000 यूनिट जो है ओवर एक्सप्लॉइटेड है हमारी। तो अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें, कंपैरेटिव एनालिसिस में देखा कि बाय कंपैरिजन एन असेसमेंट ऑफ 2020 का, 2017 का और उससे पहले का जो असेसमेंट देखेंगे, तो ये पाया गया कि जो लोवेस्ट है 2004 से, क्योंकि अगर 2020 की हम बात करते हैं तो एनुअल ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज था वो कितना था, 436 BCM था। बट अगर एक्सट्रैक्शन की बात करें तो वो 245 था। अगर 2017 की हम बात करें तो एक्सट्रैक्शन 249 था, क्योंकि 245 था 249 हुआ। अगर हम 2004 की बात करें तो 231 था। ओके, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ग्राउंड वाटर के लिए ये एक अथॉरिटी है जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का जो क्रिएशन हुआ है वो वाटर जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू हुआ है। तो द अथॉरिटी इज इंगेज इन दी वेरियस
एक्टिविटीज रिलेटेड टू द रेगुलेशंस एंड द ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट के लिए। तो जो भी रेगुलेशंस है, ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट है, या फिर ग्राउंड वाटर रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं इंडिया में, जैसे अटल भूजल योजना है, वो ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए, तो उसके लिए जो मैनेजमेंट जो अथॉरिटी रहेगी, इम्प्लीमेंटिंग जो अथॉरिटी रहेगी, वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है। अगर हम सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करें, तो सेंट्रल वाटर कमीशन ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आती है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन इज ए प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड वो बेसिकली ग्राउंड वाटर के लिए है, जबकि सेंट्रल वाटर कमीशन हम पूरे वाटर की बात करते हैं। ये टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है इन द फील्ड ऑफ द वाटर रिसोर्सेज एंड इज प्रेजेंटली फंक्शनिंग एज एन अटैच ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर काम करती है। सेंट्रल वाटर कमीशन की अगर हम बात करें, इज हेडेड बाय द चेयरमैन विद द स्टेटस ऑफ द एक्स ऑफिशियो। जो सेक्रेटरी होता है वो ये पूछ सकते हैं कि सेंट्रल वाटर कमीशन का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है, या फिर जो मिनिस्टर होता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, तो ये क्या होता है, सेक्रेटरी जो होता है वो इसका चेयरमैन होता है। तो जल जीवन मिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। जल जीवन मिशन ये काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो लॉन्च किया था जल जीवन मिशन को, तो उसके बारे में देखते हैं। जल जीवन मिशन, अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, तो जल जीवन मिशन का एरिया है जहां पर उन्होंने काम किया। तो जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें, तो पाइप वाटर क्या है, पाइप वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024 तक। तो 2024 तक का ये लक्ष्य बनाया गया कि हम हर घर में जो होगा जो रूरल हाउस होल्ड होंगे वहां पे क्या होगा, पाइप वाटर जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ द वाटर एट द लोकल। तो लोकल लेवल पे ही हम क्या करेंगे, डिमांड और सप्लाई साइड दोनों का मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे। इसमें विल कन्वर्ज दी अदर जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जैसे अदर स्कीम्स है, उनको क्या करेंगे, इसमें उनको इन्वॉल्व करेंगे इसी में, और उसमें लेटर फिटिंग करेंगे कि जैसे मान लिया अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है वाटर पाइप पहुंचाने का, तो उसके अंदर अगर कोई अदर प्रोजेक्ट्स भी है जल जीवन मिशन के अंदर, वो उसको यहाँ पे उसको भी ये इन्वॉल्व करेंगे। तो क्रिएशन ऑफ दी लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर का किए, तो बेसिकली क्या है, बहुत ही डिसेंट्रलाइज स्कीम्स थी जिसमें लोकल जो गवर्नमेंट थी, जैसे हम पंचायती राज की बात करते हैं, उनका बहुत बड़ा इसमें रोल था जल जीवन मिशन को एक सक्सेसफुल मिशन बनाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दी, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया तो वो एक यहाँ पे पूरा जल जीवन मिशन के अंदर ये पूरा ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया। तो प्रोवाइडिंग टैप कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड, यही जल जीवन मिशन का टारगेट भी था कि हम हर घर को जल प्रोवाइड करेंगे। पाइप क्यों करेंगे, क्योंकि वुमेन का बहुत बड़ा रोल रहता है। वुमेन्स की जो लाइफ होती है वो वाटर को लाने में ही निकल जाती है, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी घर में मेन जो है वुमेन्स के कंधों पर रहती थी। तो इसलिए ये प्राइम मिनिस्टर का एक ऑब्जेक्टिव भी था, एक एम था, विजन था कि हर घर में जल जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो वुमेन है उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बढ़ेगा, और इससे हमारा जो टारगेट है इकोनॉमिक, जो हमारे जीडीपी का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट, वो हम एक्म्प्लिश कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तो जल शक्ति अभियान, अब हम देखते हैं जल शक्ति अभियान, ये दूसरा अभियान है वाटर कंजर्वेशन प्लान से रिलेटेड। तो जल शक्ति अभियान, बेसिकली जो जल शक्ति अभियान था, ये अभियान रिलेटेड है हमारा जो हमारी ओवर एक्सप्लॉइटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स है, बेसिकली 250 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें सेलेक्ट किया था, जिसमें बेसिकली जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड थे, या फिर इंटीग्रेटेड जो फॉरेस्ट था, इंटेंसिव फॉरेस्ट था। तो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इंक्लूड किए गए जल शक्ति अभियान में, ताकि हम जो वाटर है उनको कंजर्व कर सके। और इसमें जल शक्ति अभियान के अंदर एक प्रोग्राम भी चलाया गया, कैच द रेन कैंपेन। इसमें चलाया गया एक कैच दी रेन कैंपेन, वेर एवर इट फॉल्स। तो इसमें एक प्रोग्राम चलाया गया कि जहां पे भी पानी की बूंद गिरे उसको वहीं पे कंजर्व किया जाए। तो ये जल शक्ति अभियान था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था। इसको फेज वाइज लॉन्च किया गया, इसको मानसून और नॉन मानसून सीजन में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो मानसून सीजन में लॉन्च किया गया, उसके बाद ये दूसरे जो नॉन मानसून या विंटर मानसून पीरियड था उसमें। तो फेज वाइज प्रोग्राम था, बहुत ही टाइम बाउंड प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया जल शक्ति अभियान को, टाइम बाउंड था। तो ये एक जो प्रोग्राम था बहुत ही, आप देखोगे इसमें डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज थी उनको लॉन्च, क्योंकि एक मिनिस्ट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो इसमें कोलैबोरेशन था बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में, साइंटिस्ट थे या अदर जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनको इसमें इन्वॉल्व किया गया इस मिशन को, इस अभियान को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है तो ये जो है 2019 में लॉन्च किया गया था।
अब देखेंगे अटल भूजल योजना। जब आप अटल भूजल योजना को देखते हो तो ये, क्योंकि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उस एक्सट्रैक्शन को कंजर्वेशन करने के लिए, ताकि हम रिचार्ज कर सके और इतना एक्सट्रैक्ट ना करे, उसको क्या हो, एक सस्टेनेबल उसका यूज बनाए रखे, तो अटल भूजल योजना को लॉन्च किया गया। अटल भूजल योजना जो थी ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लेट जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया अटल भूजल योजना। तो अटल भूजल योजना का जो मेन मकसद था वो यही था कि आप देखोगे इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम है विद द आउटले ऑफ द 6000 करोड़। इसमें दिखाया गया कि जो इंप्लीमेंटेशन था इसमें 2020 से लेकर 2025 तक द स्कीम्स एम्स टू इंप्रूव द ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट थ्रू दी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का लेकर के, मनरेगा वर्कर का यूज कर करके, इसमें क्या था, ग्राउंड वाटर का जो मैनेजमेंट था उसको अच्छे से करना है ताकि हम रिचार्ज कर सके ग्राउंड वाटर का। अटल भूजल योजना देखोगे ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ही है। की फीचर्स क्या थी, सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट विद द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इनकलकेट बिहेवियरल चेंज इन द ग्राउंड वाटर। लाइक जैसे हम जो ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं, लगातार एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं या ओवर यूज कर रहे हैं, ताकि हम एक बिहेवियर चेंज कर सके। डिमांड साइड मैनेजमेंट करना था बेसिकली। डिमांड कहाँ, जैसे इरिगेशन में बहुत ज्यादा डिमांड है तो उसको कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं इरिगेशन की डिमांड को, तो डिमांड साइड मैनेजमेंट की बात की गई। इम्प्लीमेंटेशन इन दी आइडेंटिफाइड वाटर स्ट्रेस एरियाज में स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट में किया गया। कन्वर्जेंस विद दी आउटगोइंग सेंट्रल एंड स्टेट प्रोग्राम को इसी प्रोग्राम के थ्रू कन्वर्जेंस किया गया। जो जल शक्ति अभियान है, अब हम देखेंगे जल शक्ति अभियान। तो जल शक्ति अभियान का फोकस एरिया क्या क्या है। अगर आप जल शक्ति अभियान की फोकस एरिया की बात करते हो तो इसमें टारगेटेड कम्युनिकेशंस कैंपेन किए गए ताकि लोगों को अवेयरनेस किया जा सके। वाटर सेट डेवलपमेंट किया गया ताकि हम वाटर को कंजर्व कर सके, उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ा सके, उसका फिर फर्दर नॉन मानसून पीरियड में यूज कर सके। वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। रिनोवेशन ऑफ द ट्रेडिशनल्स एंड अदर वाटर बॉडीज का टैंक्स का रिनोवेशन किया गया। रीयूज ऑफ द बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स को यूज किया गया। इंटेंसिव एफोरेस्टेशन भी यूज किया ताकि हम सोइल इरोजन से वाटर का जो टाइम है उसको बढ़ा सके, रेस्ट टाइम, ताकि वो ग्राउंड वाटर में तब्दील हो सके, परकोलेट कर सके सोइल के थ्रू। एप्लीकेशन ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी को पूरा मैनेज करने के लिए इस प्रोग्राम को, जल शक्ति अभियान को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये सब इन्वॉल्वमेंट किया गया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 में, कैच द रेन कैंपेन मतलब जहां पे भी रेन गिरे वहीं पे हम उसको रेन को पकड़ लेंगे और उसको कंजर्व कर लेंगे और फिर उसको आने वाले टाइम में हम यूजफुल उसको कर लेंगे। कंजर्व वाटर एवरी ड्रॉप काउंट्स, तो एवरी ड्रॉप जो हमारे लिए काउंट करती है, जल शक्ति अभियान का ये पूरा पर्पज था। ऑब्जेक्टिव क्या था, द कमीशन इज एंट्रस्टेड विद द जनरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनिशिएटिंग कोऑर्डिनेटिंग फर्दर इन दी कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करेंगे। वेदर जो इंस्टीट्यूशंस होगा इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड वाटर पावर डेवलपमेंट, वो सभी इसमें पूरा कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा, अगर हम देखेंगे हमने इसको पूरे वाटर पोल्यूशन को यहाँ पे कवर किया है, A to Z पूरा वाटर पोल्यूशन हमने कवर कर दिया है। तो इसमें टाइम लगा है वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, पर ये हमारा A to Z कवर हो गया है। ऑल पीसीएस के लिए जो स्टेट पीसीएससी है आपके एग्जाम्स होंगे, और स्पेशली यूपीएससी एग्जाम, इससे बाहर कोई आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। दोनों प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इस कंप्लीट वीडियो में आप पूरा जो वाटर पोल्यूशन आप कवर कर लेंगे। तो इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए और बने रहने के लिए हमारे साथ हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।